बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो सुबह है वो बहुत ही खुशगवार, बहुत ही अच्छी। मुल्तान का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ और बहुत खुशगवार हुआ है। आज ऐसा लगता है सुबह सुबह जो है वो हल्की हल्की जो है वो बारिश भी हो रही थी। बहुत खूबसूरत मौसम है, इस बारिश को एंजॉय भी करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये जो बारिश है ये रहमत हो, जहमत ना बने। और इसके साथ साथ आज एक मैं बात पढ़ी थी जो कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी लाजमी शेयर करूँगी कि जो हमारे सेल फोन है इसने ऑलरेडी रिप्लेस कर लिया है हमारे कैमरा को, हमारी घड़ी को, हमारे अलार्म क्लॉक्स को, कैलेंडर को, बहुत सारी चीज़ों को जो है ये सेल फोन जो है वो रिप्लेस कर चुका हुआ है। लेकिन कोशिश करनी है कि ये रिप्लेस ना कर सके आपकी फैमिली को। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो आपकी फैमिली है ना वो आपकी बड़ी स्ट्रांग, आपकी उसके साथ आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी खुशी, आपके जज्बात, सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आपकी फैमिली जो है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी आप साथ बैठते हैं। वैसे तो आजकल जो हम देख रहे हैं बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही है, हर इंसान की एक अफरा तफरी है, लोग परेशान भी हैं। जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं उस हवाले से भी अगर हम देखें हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम, कुछ पल सेलिब्रेट करने का, इकट्ठे होने का, तो उस जो वो मेरे ख्याल में आपकी गैदरिंग जो आप इकट्ठे होते हैं उस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ना कि आप हर इंसान जो है वो दोबारा से अगर आप साथ भी बैठे हैं तो आप एक फ़ोन उठाएं और उसके बाद जो है अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो जाएं और अगला बंदा इस चीज़ को फील ही ना करे कि यार आज हम किसी मौके पर इकट्ठे हुए हैं तो फिर भी हम जो है वो जुदा जुदा हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, जो खुशी के मौके हैं ना वो बड़े कम मुयस्सर होते हैं इस ज़िंदगी में। मैं समझती हूँ इस मुश्किल ज़िंदगी में, एक ज़िंदगी आसान नहीं है। हर कदम पे आपको जो है वो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कोई ना कुछ आप सीखते हो, मुश्किलात आती हैं उनको फेस करते हो, फिर आप मजबूत भी होते हो। तो लिहाजा चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट भी करते हो। तो जो आपका एक खुशी का मौका होता है, जो आपके एक फैमिली के साथ आपका टाइम गुजारने का होता है, उसको कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। उसको हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हुए उसको एंजॉय करें। तो आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना चेंज है जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और ज़िंदगी में लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अच्छे से हंसें, मुस्कुराएं और एंजॉय करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर माहिर इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आप यहीं से वॉक करते हुए आ बिल्कुल वॉक वाला ही, जल्दी जरा था, अदालतों से फिर आना था आपके प्रोग्राम में भी, तो इसलिए भागम भाग अभी पहुंचा। मौसम कैसा हुआ है इमरान, ये बताएं। देखें, बारिशों की पेशन गोई तो मुल्तान हमारे साउथ में उन्होंने की है अगले 3 दिन। वैसे आज वे लग रहा है ऐसे बारिश का इम्कान है। अच्छा, सुबह सुबह वो वेदर वाले आपको बताएंगे कि क्या है असल। वेदर वाली अब बताएंगे, लेकिन आज सुबह जब ऑफिस आ रही थी तब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बड़ा मजेदार मौसम था आज, अच्छा मौसम बना। हाँ, बहुत जैसे पहले पिछले वीक में जो है वो फोग पड़ रही थी, आज फोग तो नहीं, लेकिन हाँ आज हल्की हल्की बारिश और खुशगवार मौसम है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपसे जानेंगे थोड़ा सा अभी, क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से भी तैयारियां चल रही हैं बड़ी जोरदार। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? इलेक्शन कब होने वाला है? देखें असमा, 3 दिन बाकी हैं। 14 जनवरी को जो है इसका हमेशा इलेक्शन होता है हर साल दूसरे हफ्ते में जनवरी के। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट बार की बात करें तो मुल्तान की तीसरी बड़ी बार, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है हमारी ये वकला की, और 5000 के लगभग जहाँ पे मुल्तान में वकला के जो वोटर्स वकला हैं। मुल्तान एक बहुत बड़ी, हमारे साउथ की सबसे बड़ी बार है। बड़ी गहमा गहमी होती है, बड़े शोर होता है, अभी शोर है। आज भी मुख्तलिफ जगहों पे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खाने खाबे रखे हुए हैं और 3 जो खाने खाबे कुछ ज्यादा ही चलते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। सही है। अभी जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उसमें सदारत की नशिस्त पर ये 3 जो उम्मीदवार थे, इमरान खान खाकवानी है, वहीद रजा बुखारी और राना महराज खालिद हैं। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी हैं। बाकी जो नशिस्तें हैं 10 मजलिस अमला के लिए 12 उम्मीदवार हैं। जनरल सेक्रेटरी की
5 जो नशिस्तें 5 उम्मीदवारान हैं, इसी तरह 3 हैं नायब सदारत के लिए। तो ये होगा हफ्ते वाले दिन, यही जो आने वाला हफ्ता है, इसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्शन होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन बोर्ड ने वो वजारतें जो है वो जारी कर दी हैं। खाने शानों पे पाबंदी है, पब्लिसिटी पे पाबंदी है, लेकिन वो अहाते के अंदर। अब ये बाहर मुख्तलिफ क्लब्स में, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में खाने शाने चल रहे हैं। तो फिर इलेक्शन कवरेज भी दिखाएंगे। रोही हमेशा सुबह से शाम तक ये लाइव कवरेज भी दिखाता है। ये तो है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। कांटेदार मुकाबला है, क्योंकि इसमें जो बड़े तीनों जो मैं समझता हूँ उम्मीदवारान है, सदारत की नशिस्त बड़ी अहम नशिस्त होती है और जनरल सेक्रेटरी की खास तौर पे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है इस मरतबा जो फीमेल्स भी उस पार्टिसिपेट कर रही हैं ज़्यादा। अच्छा। नायब सदारत पर इरम सादिया रो हैं, उन्होंने वो हिस्सा लिया। अदरवाइज ये हमेशा जॉइंट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी लाइब्रेरी पे फीमेल जो हैं वो आती थी, लेकिन इस मरतबा आगे यानी वो अच्छी बड़ी सीट पे आई हैं नायब सदर की। मतलब इस दफा दोनों तरफ जो है वो मुकाबला बड़ा सख्त है। हाँ जी, मुकाबला फीमेल्स का भी और मेल्स का भी। हाँ जी, यानी ज्यादा तादाद है फीमेल्स की ना, ज्यादा तादाद अच्छा। है। जॉइंट सेक्रेटरी पे 2 हैं फीमेल, इसी तरह एक नायब सदारत पे है, तो अच्छी एक फाइनेंस सेक्रेटरी पे है एक फीमेल, यानी 4-5 आ जाती है। खवातीन जो है अब हर शोबे में अपना लोहा बनवाती हैं, वरना ऐसा नहीं होता था। अब हम वकला की तादाद की बात करें तो मुल्तान में 5000 डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर वोटर्स हैं, जिसमें अगर लेडी लॉयर्स की बात करें तो 500 होंगी, लेकिन फिर भी एक वकील के, मर्द वकील के शाना बशाना मुकाबले में खड़े होना बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ी हिम्मत और बड़ा। और इसमें ये देखें लेडी और इसमें वो मैन वकील वाला कोई वो नहीं है। प्रोफेशन में मेरे में ऐसा है ना, यहाँ पर ये वकील हैं, बस उनको इस तरह से देखा ही नहीं जाता कि ये खवातीन है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मर्दों के मुकाबले में काम तो कर ही होती है, उसी तरीके से ही है। अच्छा जी, हमारे साथ और गेस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हादी अली चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी पंजाब बार काउंसिल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, इलेक्शन की तैयारी आपसे भी जानेंगे कैसी चल रही हैं? जी, इलेक्शन की तैयारी अच्छी हैं। बड़ा अब हम मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा कल्चर और एक बड़ी अच्छी खुशाइंद बातें आप ले सकते हैं वकला के कुछ इलेक्शंस के उससे, कि हमारे नुमाइंदे जो हैं, बड़ा एक सॉर्ट आफ्टर इलेक्शन होता है, बड़ा कंपेटिटिव होता है। मगर जैसे ही हम बड़ी तगोदो से करते हैं कैंपेन, मगर जैसे ही हम उसे ख़त्म करते हैं और हम सारे दोबारा इकट्ठे बैठते हैं और हमारा जो नुमाइंदा सिलेक्ट होता है वो सबका नुमाइंदा होता है, हम सबको रिप्रेजेंट करता है, हम सबके मसाइल की बात करता है। तो मेरे ख्याल से देयर इज़ अ लॉट फॉर दी अदर इलेक्शंस लाइक नेशनल असेंबली इलेक्शंस एंड अदर सेनेट इलेक्शंस, कि वो यहाँ से ले सकते हैं कुछ बातें, जिस तरह हम एक खुश उसलूबी से इसको अमल में लाते हैं तो काफ़ी अच्छे मैसेजेस जा सकते हैं। सही, तो बात ये है ना, मैसेज लेने वाले लेना, अच्छा मैसेज लेते नहीं है हमारे लीडर, क्या करें हम, कहते बस चल रहा है जिस तरह मुल्क का निज़ाम इसी तरह चलता रहे। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानेंगे, आप क्या समझते हैं वकला के क्या मसाइल हैं इस टाइम, क्या चीज़ें देख रहे हैं आप? देखें जी, वकला के मसाइल अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मेरे ख्याल से आई एम अ बिट बायस्ड अबाउट, क्योंकि मैं फोकस करता हूँ यंगर लॉट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे यंगर लोगों से राब्ते में रहते हैं। मैं तदरीस के अमल से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं 3 इदारों में पढ़ाता भी हूँ लॉ की एजुकेशन के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से यंग वकला की काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। इस्टेब्लिश्ड जो वकला हजरात हैं उनको तो इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती, क्योंकि एक इस्टेब्लिश्ड वकील जो है उसकी काफ़ी जो है वो सोशल सर्कल्स में वो काफ़ी ऊपर आता है, मोबिलिटी में, क्लास में भी, और वो काफ़ी मसाइल लोगों के भी हल कर सकते हैं अपने भी। मगर यंगर वकला के साथ काफ़ी इशूज़ हैं, हमें पार्किंग के इशूज़ हैं, हमें ऐसा कोई इंटीमेशन का हमारा तो है कि हम इंटीमेशन फॉर्म भरते हैं और हमें एक उससे गुजरना होता है एक तरतीब से और फिर आके लाइसेंस मिलता है। मगर लाइसेंस का अमल जो है वो अभी क्योंकि कुछ अर्से में सख्त हुआ है GAT के टेस्ट और इक्विवेलेंस वगैरह की वजह से, मगर काफ़ी यंग वकला को उससे शिकायत है, काफ़ी यंग वकला उससे खुश नहीं है और जो है थोड़ा सा मुश्किल बना दिया गया है। उसको थोड़ा इजी करना चाहिए लॉ स्टूडेंट्स के लिए कि वो यंग एंट्रेंट्स आराम से एंटर हो सकें प्रोफेशन में। इंटीमेशन या इंटर्नशिप के प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर होने चाहिए। कुछ पड़ोसी ममालिक में जो है एक वजीफ़े का वो भी है तरतीब के यंग वकला को एक शुरू में इनिशियल ईयर्स में प्रैक्टिस के एक वजीफ़ा मिलता है ताकि वो फोकस कर सकें प्रैक्टिस पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के बावजूद और सीख सकें। सही। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान आपसे भी जानूंगी, इस टाइम जो अदालतों में इस हफ्ते के जो अहम केसेस हैं वो कौन से हैं?
देखें अस्मा, रोज़ाना की बुनियाद पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और खसूसी अदालतों में बड़े अहम केसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं, अहम जजमेंट्स भी, अहम फैसले भी होते हैं। हम इस हफ्ते की अगर बात करें तो सोमवार से जो हमारी अदालतें हैं ये बाकायदा तौर पर जो है वो हुई हैं। हाई कोर्ट के जो छुट्टियां थी मौसम सरमा में, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो उसमें भी छुट्टियां थी। छुट्टियों के बाद अब नए केसेस जो हैं वो दायर हो रहे हैं। छुट्टियों के दौरान सिर्फ ड्यूटी जजेस जो हैं वो होते हैं। अब इसमें मैं आपको बात बताऊं इन केसेस के हवाले से, तो हमारे दहशतगर्दी अदालत में इस वक्त 3 से 5 केसेस जो हैं मुल्तान में बड़े अहम चल रहे हैं। खानेवाल में एक शोरूम में गाड़ियों को आग लगा दी थी, जाती दुश्मनी पे कोई 12-15 गाड़ियां जो हैं वो जला दी थी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उस जो यूनिस है उसमें मुलजिम, उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी एक चल रही है। इसी तरह साथ दहशतगर्दी अदालत में तेजाब के 3 केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। आपको मालूम होगा कि तेजाब किसी के ऊपर उंडेलना, फेंकना, पहले ये बहुत ज़्यादा था साउथ में, ख़ास तौर पे हम इधर बात करें या सिंध में बात करें तो छोटी मोटी दुश्मनियों पे तेजाब फेंक देते थे, खवातीन पे या मर्द एक दूसरे पे। उस शेड्यूल को जो है दहशतगर्दी के शेड्यूल में वो लाया गया और कानून में तरमीम करके इंसदाद दहशतगर्दी का केस बनाया गया। तो अब तेजाब गर्दी के केसेस बहुत कम हैं। हमारे यहाँ पे 3 केसेस चल रहे हैं। इस हफ्ते में वो भी थे जिसमें लोधरा का एक था, उसमें 2 शख्स को तेजाब उस पर उंडेल कर उन्हें झुलसाया गया था। इसी तरह नैब की बात करें तो नैब कोर्ट में पहले भी मैंने बताया कि भाई उसमें केसेस तो वापस हो गए हैं तरमीमी एक्ट के बाद, लेकिन उसमें अब जो 50 करोड़ से कम करप्शन है उसके केसेस चल रहे हैं। डीजी खान के असलम अकरम शाद हैं, स्पीड बाइक के नाम से उन्होंने फ्रॉड किया था, उनका एक केस है। पंजाब कांस्टेबली करप्शन केस जो है आज वो लगा हुआ है। तो इस तरह जो है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाकर शहरियों से फ्रॉड के जो केसेस हैं वो भी इस वक्त एहतसाब अदालत में चल रहे हैं। लेकिन वो केसेस चल रहे हैं जो मजमूई तौर पर जो इनका फ्रॉड 50 करोड़ रुपए से कम है। जिनका ज़्यादा था उनको इन्होंने जो है वो तरमीम जब आई तो उन्होंने वापस भेज दिया था। अभी उनके कोई फैसले नहीं हुए। इसी तरह खसूसी अदालतों में हम बात करें तो खसूसी अदालतों, दीगर अदालतों, बैंकिंग कोर्ट्स में भी अहम केसेस चल रहे हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो डीजी खान में वकला कॉलोनी के हवाले से जो केसेस हैं वो दायर किए गए। कल एक बड़ा एक फैसला हुआ जिसमें MPAs और MNAs के खिलाफ एक दरख्वास्त हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दायर की गई थी कि ये लोग कोटा अपने फंड्स लेते हैं पंजाब हुकूमत से और अपने इलाकों में पसंद की जगहों पे, यानी आपने अगर उनको वोट दिया है और आपका नुमाइंदा बन गया तो वो आपके इलाके में सोलंग लगवाएगा, आपके इलाके में। ये तो हमेशा हमारे मसले रहे हैं। अब ये अच्छा एक हुआ है, हाई कोर्ट ने रोक दिया उसको। उन्होंने कहा अब जो भी फंड्स आएंगे वो इनको नहीं मिलेंगे, आपके MNA MPAs को, अब वो मिलेंगे आपकी एस्टैब्लिश यानी जिला इंतजामिया को, जैसे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, आपके बलतियाती इदारे खुद वो फंड यूज करें। एक ये जो है कल का बड़ा एक फैसला था। इसके साथ बाकी भी अहम केसेस हैं रोजाना। कहते हैं अच्छा फैसला है लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो जाए, अगर इंशाल्लाह होगा काम भी स्टार्ट हो जाए तो शायद बेहतर। हाँ जी वो होगा, नहीं होगा तो फिर वो तो इन अदालत में जाएंगे, फिर मामला तो ऐसे लटके रहेंगे। सही। अच्छा, आपसे भी जानना चाहूंगी जो खवातीन पर मजालिम किए जाते हैं क्या रीजंस हैं और इस पर कितनी तवज्जो दी जा रही है? देखिए जी, खवातीन के मजालिम जो हैं, जिस तरह इमरान भाई ने अभी जिक्र किया तेजाब गर्दी का, एसिड के जो बर्न विक्टिम्स थे वो एक बहुत बड़े नंबर में, हमें एक बहुत फ्लैग्रेंट नंबर नजर आया। और ये एक पहलू है सिर्फ, आपको इसके अलावा जब हमारा कोविड शुरू हुआ और वर्क फ्रॉम होम हुआ या लोग अपने घरों में थोड़े से कैद हुए तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस में एक राइज नजर आया, आपको डाइवोर्स में राइज नजर आया, आपको और मुख्तलिफ किस्म के मजालिम में राइज नजर आया। इससे आई थिंक ये अक्कासी करता है माशरे की इस तरह से कि पोटेंशियल है हमेशा बहुत ज़्यादा। और ये तो UN की स्टैटिस्टिक्स है कि खातून जो है वो 13 टाइम ज़्यादा ख़तरे में अपने हाउस होल्ड में एज़ कम्पेयर टू ऑन द स्ट्रीट्स। तो इससे एक नज़र आता है कि कवानीन की और बाकी जो माशरती उनके फैक्टर्स हैं उनकी अमल दरामद की बहुत कमी है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ऑडियंस को बताऊंगा कि हम औरत मार्च का मैं एक ऑर्गेनाइज़र भी हूँ मुल्तान का,
वो भी हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और उस पर बड़ी तनकीद होती है। मगर जब स्टैटिस्टिक्स दिखाए जाएं, जब उसके मसाइल दिखाए जाएं, तो वो एक फैक्ट है, उनसे आंखें नहीं चुराई जा सकती, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कवानीन की अमल दरामद को सख्ती से बहुत जरूरत है। जिस तरह तेजाबगर्दी में हुआ, उसको एक बड़ी वेलकम अमेंडमेंट थी लॉ में, जिसने उसे एक नॉन कॉग्निजेबल, नॉन वेलेबल और एक सख्त जुर्म बना दिया, तो वो कम हो गए, दहशतगर्दी की तरह कर दिया, कोर्ट्स मार्क बना दिए। तो इस तरह की अमेंडमेंट्स चाहिए कवानीन में जो कि इन रवैयों को मना करें। और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस भी सोसाइटी को चाहिए कि लोग भी बुरा समझें, लोग भी एक दूसरे को मना करें, एक दूसरे से डिस्कस करें और एक ख़ास किस्म के पहलू और बिहेवियर को जो है वो रोकें। लेकिन वही बात है ना, बिहेवियर्स हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भी जो है ना वो बड़े कतराते हुए ही नजर आते हैं, हमेशा रवैयों को चेंज नहीं करते। अच्छा, फिर डाइवोर्स की जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो उस हवाले से भी हम बात करें तो अब उसकी शरह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और मेरे सामने बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। डाइवोर्स में काफ़ी सारे अवामिल हैं। मैं उसको सिर्फ मर्दों की जो है औरतों पे मजालिम को सिर्फ उसको नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि डाइवोर्स के कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि एक हाउस होल्ड में एक कपल ने रहना है, उस कपल के जो रिश्ता है आपस में, जिस तरह उन्होंने कोहैबिट करना है, जो उनकी कंपैटिबिलिटी है, उस पर बहुत सारे माशरती अवामिल असरअंदाज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो महंगाई है, आपकी जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, हमारे हालात हैं, वो एक बहुत बड़ा असर करती हैं उसके ऊपर। उसके अलावा आपके जितने ज़्यादा आई थिंक एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व होंगे एक रिश्ते के अंदर, उतना वो कॉम्प्लिकेट होगा रिश्ता, जितना वो कॉम्प्लिकेट होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं उसके। तीसरा मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी एज अ सोसाइटी बहुत ज़्यादा फेक हो गए हैं। हम बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें फेक करके दिखाते हैं। अगर किसी की बेटी जो है वो एक ख़ास उसमें पली बड़ी है माहौल में, और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि वो एक ख़ास माहौल ही उन्हें आगे मिलेगा, तो मेरे ख्याल से उन्हें भी समझना चाहिए कि उनके वालिद साहब ने एक पूरी ज़िंदगी गुजार के उन्हें एक माहौल और एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दिया होगा, और शायद उनका जो होने वाला शौहर है वो अभी स्ट्रगल कर रहा होगा, वो नहीं दे पाएगा। तो अगर वो एक्सपेक्ट करके नहीं जाएंगी तो वो ऑब्वियसली डिससेटिस्फाइड होंगी अपने उस रिश्ते या शादी से। जब वो डिससेटिस्फाइड होंगी तो ऑब्वियसली वो एक दिन एक नहर से पहुंचेगा जहाँ वो उबल पड़ेगा और वो टूटेगा। लेकिन उसके अलावा लड़कों को भी, मर्दों को भी चाहिए कि उस वक्त तक हरगिज़ शादी का फैसला ना करें जब तक अपने पैरों पे ना खड़े हो, जब तक फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट ना हो, और जो आप हैं आप वही दिखाएं, बिल्कुल फेक मत करें। आप जिसने आपसे करनी होगी शादी वो उन हालात में करेगा, और जिसने नहीं करनी होगी वो नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी जानूंगी कि जो भट्टा मजदूर बच्चों की तालीम के लिए जो फंड जारी किए गए, उसके हवाले से बताइएगा कि उसमें जो है वो क्यों अभी वो हो रहा है कि ताखीर हुई है भट्टा मजदूरों के फंड्स के मतलब? हाँ, बच्चों की तालीम के हवाले से। बच्चों की तालीम के आई थिंक ये अमेंडमेंट लॉ में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें की थी। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब भी थे सीएम जब ये हुई थी, जिसमें उन्होंने इनकी स्कूलिंग को मैंडेटरी बनाया था। खास एज से कम उनकी स्कूलिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। और आई थिंक महज़ब माशरों में, महज़ब ममालिक में तो ये एक स्टैंडर्ड कानून है कि ख़ास उम्र से बड़ी उम्र का बच्चा अपने घर में वीक डेज में मंडे टू फ्राइडे अपने घर में नहीं पाया जाएगा, उसको स्कूल में होना चाहिए। कुछ ममालिक में तो ये जुर्म भी है अगर वो अपने स्कूल में नहीं होगा, घर में होगा। यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे लगता है देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, जहाँ पे अभी हम उसे इजीली इम्प्लीमेंट करा सकें। क्योंकि भट्टा जो मजदूर हैं वो काफ़ी सारे, जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, हमें कचहरी मिलते हैं, वो खुद भी नहीं चाहते कि उनका, अगर आप इसको देखें, उनके वॉक इन देयर शूज़ करें, तो मेरे ख्याल से एक बच्चा जो 8, 9, 10 साल की उम्र में अपने ख़ानदान में कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करता है वो, तो उसके माँ बाप नहीं चाहेंगे कि वो स्कूल जाएगा। जिसका एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पहलू ये भी है कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे डिग्री याफ्ता लोग हैं वो भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं। वो यही कहते हैं ना कि जब इतने बच्चे हैं, हम किन किन बच्चों को स्कूल पढ़ाएं, और फिर अगर उनको स्कूल पढ़ाने लग गए तो फिर हमारे घर के जो अखराजात हैं, हमारी चीजें हैं, वो किस तरह? बिल्कुल ऐसे है। वो कौन आगे हाथ बढ़ाएगा? हुकूमत को सिर्फ स्कूल को मैंडेटरी करना जरूरी नहीं है। हुकूमत को ऐसे जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना भी जरूरी है। ऐसी वर्कशॉप्स कराना या ऐसे डिप्लोमाज या स्किल लर्निंग भी करानी चाहिए, जहाँ पे सिर्फ अब दुनिया वो नहीं रहेगी। अब दुनिया सिर्फ डिग्रीज और एजुकेशन को नहीं मानती, बल्कि एक स्किल जिसको आता है वो आई थिंक ज्यादा बेटर ऑफ होता है आजकल के माशरे में। फिर बाकी तालीम तो हमारे यहाँ दी जा रही है, स्किल्स और तरबियत जो है ना, ये दोनों चीजें बहुत पीछे रह गई हैं। ऐसा ही है ना इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वैसे देखें, अभी ये तलाक की बात कर रहा था तो मेरे पास अभी मैं डाटा वही देख रहा था। मुल्तान की बात करें, पिछले साल में 12,000 से ज्यादा जो केसेस हैं सिर्फ मुल्तान में तलाक के जो हुए हैं, जिनमें तलाक हुई है, और उसमें सबसे ज्यादा जो तादाद थी यानी मुल्तान की थी 12,238 इसमें ये केसेस रिपोर्ट हुए। अब ये देखें
हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। जिस हम अपने पहलू को, जिस इशू को उठाएं, भट्टा मजदूरों की बात की तो हादी अली चट्टा साहब ने ये कहा कि उनको और चीज़ों पे भी फोकस करना है, आपने सिर्फ स्टडी के लिए उनको भेज दें और बाकी जो है तो। और उसकी बजट की बात हुई तो उसमें मैं थोड़ी सी वो कर दूं, इसके बजट की भी एक इंक्वायरी हो गई है हेल्ड। ये वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब में थे ये वाकई लॉ आया था और उसके बाद जो है वो इतना पैसा 2016 के बाद नहीं दिया गया। उनकी एक इंक्वायरी अभी पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि खुर्द बुर्द हुई बड़ी रकम, वो भी केस चल रहा है। तलाक की बात की तो 12,000 मुल्तान में जो है एक साल गुज़िश्ता 2022 में जो यूनियन काउंसिल्स में जो रजिस्टर्ड हुई हैं तलाक के केसेस, सिर्फ मुल्तान की बात करें, यानी हम बहैसियत जो कौम है, पहले भी मैं हमेशा कहता हूँ बहैसियत फ़र्द हम मुकम्मल तौर पे हमारे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। घर का हमारा निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। इसी तरह अब हम अपने ज़िले की बात करें, हुकूमत की बात करें, सुबह यकीन करें मुझे जो है ना रोना आ रहा था, इतनी लंबी लाइनें थी जो आटा लेने वालों की तादाद ये बड़ा यकीन करें। और हमारा मेन इशू है वो यही बना हुआ है आटे के हवाले से। कल भी मैं एक वीडियो देखी एक बुजुर्ग की, और वो बुजुर्ग की उनकी डेथ हो गई, उसे भी ये कि मुझे आटा दे दो। अब 10 किलो थैली के लिए 5-5, 10-10 घंटे खवातीन और मर्द लाइनों में लग के खड़े होते हैं। तो हम क्या हम फराहम कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें क्या दे रही हैं। मैं अदालत में गया सुबह, जब मैंने देखा तो आपकी जो ज़िला इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के तमाम मुलाजमीन जो हैं उन्होंने वो कर रखी है कि एंटी करप्शन कार्रवाइयाँ क्यों कर रहा है और हमें क्यों गिरफ्तार कर रहा है। पिछले 12 दिन से आपकी पूरी जिला इंतजामिया एसी ऑफिस बंद है, डीसी ऑफिस बंद है, आपके कमिश्नर जितने भी हैं उनके जितने मुलाजमीन हैं वो काम आपका मुकम्मल तौर पे ठप हुआ पड़ा है। अब देखें कि हमारे जिले में किसने चलाना है निज़ाम, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने, जो हमारे बना हुआ है, हमारा प्रोसीजर बना हुआ है। अब जब डिप्टी कमिश्नर के खुद मुलाजमीन सीधे नहीं होंगे, वो तालाबंदी हड़ताल किए खड़े होंगे, तो क्या हम तो फिर किस तरह बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है। जी आसमा, सुबह बखैर। मुल्तान शहर के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का जो मौसम है वो सर्द और जुज़वी तौर पर जो है वो आबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी की तरह अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 82% तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी की तरह क्योंकि इस वक्त भी जो है वो मुल्तान में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज सारा दिन मुल्तान शहर में जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है और पूरा दिन जो है वो इसी तरह हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी होगी। आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्तान शहर में जो है वो हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि मौसम जो है वो मजीद शदीद जो है वो सर्द भी हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है वो पाकिस्तान मुल्तान के जो है वो 163 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है और जिसके बाद मुल्तान जो है वो फिजाई आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो 7वें नंबर पर आ चुका है। धुंध की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो धुंध में जो है वो खासी कमी देखी जा रही है, धुंध एक किस्म की जो है वो ना होने के बराबर है, जिसके बाद मोटरवे पे जो है वो भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुला है। M4 की बात करें, M5 की बात करें तो दोनों जो इंटरचेंज है वो ट्रैफिक की रवानगी के लिए खुले हैं और धुंध ना होने के बायस एयरपोर्ट पर भी जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मामूल के मुताबिक जारी है। लेकिन सर्दी की शिद्दत में जो है वो मजीद इजाफा होती, डॉक्टर्स ने भी जो है वो शहरियों को ये पैगाम दे दिया कि शहरी जो है वो अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि बढ़ती सर्दी में जो है वो बच्चे और बड़े जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब करें। अगर ज़रूरी सफ़र भी करते हैं तो अपने चेहरे को ढांप के रखें, गर्म मलबूसात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो है वो सर्दी की शिद्दत से भी बचा जा सके। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24
24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर के में जो है वो बूंदाबांदी का भी इम्कान है और मौसम मजीद जो है वो सर्द भी हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब बुखारी आपका। अच्छा जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे एक तो आटे के हवाले से, तो अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जराइम भी देख रहे हैं दिन ब दिन इसी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के पास एक तो बेरोजगारी है और जॉब्स नहीं है, तालीम के हवाले से भी हम देखें बहुत सारे मसाइल हैं। तो जो लोग हैं अब वो इस तरफ जा रहे हैं कि चोरी डकैती लूट मार और दिन ब दिन जो है वो स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहे हैं। देखें, जब आपको रोजगार सही नहीं मिलेगा तो फिर यही चीजें सामने आएंगी। रोजाना हम देख रहे हैं कि लोगों को लूटने का जो एक सिलसिला है वो चल पड़ा है। आटा, सिर्फ आपने आटे की बात की तो जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ पॉइंट्स मुल्तान में लगाए गए हैं, लेकिन ये देखें कि तादाद बहुत ज्यादा है खरीदने वालों की। 72 पॉइंट्स कर दिए, शुरू में 28 थे, अब बढ़ा के 72 मुल्तान शहर में। हर पॉइंट पे अगर 500 थैली आटे की मिल रही है 10 किलो का एक गट्टू है, और सुबह से शाम तक जो वो लाइन में लग के सिर्फ 10 किलो का जो है वो गट्टू आटे का मिल रहा है, थैला मिल रहा है। प्राइवेट में एक छोटी सी बात करूंगा, हर दुकान पे आटा इस वक्त मौजूद है। आप बाहर जाएं, किसी भी स्टोर पे जाएं, जनरल स्टोर पे या किसी उसमें पॉइंट पे, तो आपको वो थैली जो 10 किलो की 1500 की मिलेगी। और ये जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपको 750 की 800 रुपए की किलो, जो हुकूमती रेट है। यानी कि डिफरेंस जो है वो डबल है। आपके मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, आपने मजिस्ट्रेट बनाए हैं जो शॉप्स पे जाके जो आपके रेट्स चेक करते हैं। अगर जिला इंतजामिया यही गट्टू तमाम उनको देना शुरू कर दे शॉप्स वालों को, और इनके मजिस्ट्रेट जाके वहां पे चेक करें कि वो महंगा आटा तो नहीं दे रहे। अगर महंगा दे रहे हैं आप 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए जुर्माने करें, उनकी दुकान सील कर दें, कितना अच्छा होगा। ये लाइनें नहीं लगेंगी। जो चीनी तो लेने जाते हैं वहां तो हमारी लाइन नहीं लगी होती। अच्छा, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपके मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, समझ नहीं है ग्राम फरोशी को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए कहाँ है। तो जिस तरह आप जिला इंतजामिया की बात कर रहे थे कि इस टाइम जो हालात हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, लोगों के तो बहुत मसाइल हैं, तो वो अपने मसाइल लेकर किसके पास जाएंगे? वो मैं बताऊं कहाँ जाएंगे। वो जो आपने जराइम वाली बात की है ना, वही हो रहा है। रोजाना स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। शाम को एक PRO की प्रेस रिलीज जारी होती है कि हमने जो है इतने, और एक डायरी जारी होती है जिसमें हर थाने में आपके मोबाइल स्नैचिंग के, आपके पर्स डकैती, रॉबरी, यकीन करें कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं ना, आपकी सोच होगी इतने केसेस वो किस वजह से। जब तक भाई आप लोगों में इंसाफ की फराहमी, लोगों को वसाइल, लोगों को रोजगार, ये चीजें आप बर वक्त नहीं फराम करेंगे तो ये मामला। और अब नौजवान जो हैं पढ़े लिखे, आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब भी पकड़े जाते हैं तो यही लोग सामने। अच्छा, आप देखें जिसने भी अगर जो क्राइम कर रहा होता है और वो पकड़ा जाए तो ये यंग एज ही, मतलब टीनेजर्स हैं, 18-19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल। थाना दिल्ली गेट ने पुलिस ने पकड़े 4 करोड़ रुपए, गाड़ी जो उनका नाका होता है वो नाके पे चेक कर रहे थे तो गाड़ी से 4 करोड़ रुपए निकले। 2 नौजवान हैं, एज 30 साल के अंदर ही है, उनको गिरफ्तार किया। तो वो भी उन्होंने वो जिस तरह भी गैर कानूनी तरीके से वो तरसील कर रहे थे। यानी हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है। FIA को आप उठा के देख लें, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उसमें देख लें, डिवाइसेस से लोगों के बैंकों से किस तरह पैसे निकाल रहे हैं, किस तरह मामला जो है वो लूटने का एक जो सिलसिला है। ऑनलाइन पे आप पहुंच जाएं, ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे जेली फेसबुक अकाउंट और इस तरह बना के लोग हर तरीके से यहाँ फ्रॉड करना वो चल रहा है। तो इस टाइम चल रहा है, ये तो है हकीकत है। इस तरह लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इसमें थोड़ा सा इमरान भाई की बात में ऐड करूंगा कि देखें, जब तक सोसाइटी में डिस्पैरिटी रहेगी ना, जब तक, अगर आप प्लेन वर्ड्स में कहें, ऐसा रहेगा कि एक मोहल्ले में किसी एक घर में एक कुत्ता इतना खाना खा लेता है, डॉग फूड इतना महंगा खा लेता है कि साथ वाले घर में वो बच्चे इतना खाना उनके अफोर्ड नहीं करते होंगे। जब तक ये डिस्पैरिटी रहेगी, जब तक लोग देखेंगे अपने इर्द गिर्द इतना ज्यादा अदम तवाजुन, इतनी ज्यादा जो है मेरिट का कत्ल, इतना ज्यादा मकासद और अपॉर्चुनिटीज की फुकदान, तो ऐसा ही होगा, लोग इसको इस तरफ ही लेके जाएंगे। मगर ये सिर्फ लोगों का कसूर नहीं है, सिर्फ सोसाइटी का वो नहीं है, अदम बर्दाश्त नहीं है, इसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। मैं, अगर आप बता रहे हैं कि आटे की लाइन में एक बुजुर्ग जो है वो अपनी जान की बाजी खो बैठे, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है CM पंजाब हुकूमत डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, इसकी ब्यूरोक्रेसी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कि वो ये नहीं कर सकते।
और अगर वो ये नहीं कर पाते तो वो छोड़ दें, वो कुर्सी वो छोड़ दें, वो मत इलेक्शन लड़के आया करें और रिप्रेजेंट किया करें। अगर वो नहीं कर सकते तो वो अपने अपने अगर जेबें भरने के लिए आते हैं, कोई भी हो अक्रॉस द बोर्ड, में पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, अगर वो ये करने आते हैं तो फिर वो नहीं करते डिजर्व कि वो इक़्तिदार में बैठे और ये करें। नहीं, ये तो है, हम लोग तो इस सिर्फ अभी हमारे जो लीडर हैं वो इक़्तिदार के चक्करों से बाहर ही नहीं आ रहे। हर बंदे को सिर्फ अपनी कुर्सी की बड़ी हुई है, आवाम जाए भाड़ में। इस टाइम आवाम से कोई लेना देना नहीं है कि आवाम कितनी परेशान नजर आ रही है, क्या क्या मसाइल है। अच्छा, थोड़ा सा आपकी एजुकेशन के हवाले से भी जानना चाहेंगे, आप किस तरह इस पेशे में आए? मैंने जी देखिए, मैंने बीकन हाउस से ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया। ए लेवल्स के बाद मुझे मौका मिला और मैं इंग्लैंड चले गया। मैंने न्यूकासल यूनिवर्सिटी से LLB ऑनर्स किया। 3 साल का मेरा LLB ऑनर्स था। उसके बाद मुझे मौका मिला एक इंटर्नशिप करने का वहाँ पे, उनकी लोकल क्राउन कोर्ट में 1 साल की मेरी वहाँ प्लेसमेंट थी। उसके बाद मैं वापस आया। मैंने एक स्पेशलाइज किया था ह्यूमन राइट्स लॉ में, हमेशा से बुनियादी हकूक़ की वकालत में बहुत, लिटिगेशन में बहुत इंटरेस्ट था। तो वापस आके मैंने मैडम आसमा जहांगीर का ऑफिस ज्वाइन किया लाहौर में। AGHS के नाम से वो एक लीगल एड सेल चलाती थी, वहाँ पे काम किया। उसके बाद बैरिस्टर सारा बिलाल के साथ लाहौर में काम किया 6 महीने। फिर मैंने सोचा कि मुझे शायद अपने वापस मुल्तान, अपने होम टाउन जाना चाहिए और वहाँ पे इस तरह कोई इदारा बने, क्योंकि उस वक्त कोई इदारा ऐसा नहीं था। तो वापस आकर मैंने फेयर ट्रायल डिफेंडर्स की बुनियाद रखी, जिसका मैं फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ मेरे को फाउंडर हैं सुलेमान ज़ेब, इस्लामाबाद में होते हैं। और हम ये एक इदारा चला रहे हैं 2017 से, जिसमें हम प्रो बोनो असिस्टेंस देते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन देते हैं उन अफराद को जो अफोर्ड नहीं करते लीगल काउंसिल की फ़ी। हम इसमें बेतहाशा रेप के केसेस, मर्डर केसेस, बच्चों के रेप के केसेस और छोटे बड़े बहुत सारे फैमिली और क्रिमिनल लॉ केसेस करते रहे हैं और अभी भी करते हैं। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा सबको कि जो लोग लीगल फ़ी अफोर्ड नहीं करते, हम उनका प्रो बोनो केस ज़रूर करते हैं। अगर एक वो खास क्राइटेरिया में फॉल करें तो हम उन्हें लीगल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसके साथ से ये भी जितने भी यंग लॉयर्स हैं जो इस पेशे में आना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं, उनको क्या आप गाइडलाइन देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, यंग लॉयर्स के लिए तो मैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, 6 साल हो गए हैं मुझे UCL में लॉ पढ़ाते हुए भी, तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ आते हैं। मैं उन्हें जूनियर तो नहीं, मैं उन्हें एसोसिएट कहता हूँ, क्योंकि वो भी काम सीखने आते हैं और बहुत काबिल बच्चे हैं सारे। लेकिन सबसे बड़ी एडवाइस अगर कोई दे सकता है यंग वकला को, तो वो ये है कि काम सीखने और करने की नीयत से कचहरी में आए और कचहरी ज़रूर जाएं। इस ट्रैप में फॉल ना करें कि हमने तो सूट पहन के एक दफ्तर में बैठना है या हमने सूट पहन के हाई कोर्ट जाना है सिर्फ, क्योंकि वो ज़्यादा ग्लैमराइज्ड है। आप कचहरी जाएं और आप स्ट्रगल करें, धक्के खाएं वहाँ पे, मट्टी के साथ मट्टी हो और कुंदन की तरह सड़ के ही सोना बने और काम सीखें। अगर आपके पास काम नहीं है तो फ्री केसेस करें, अच्छे उस्तादा के साथ उठे बैठें और काम सीख के अच्छा, इस पे भी लाजमी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह बात हो रही थी कि जो यंग लॉयर्स हैं वो ये हमेशा यही उनकी शिकायत रहती है कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें उस तरीके से नहीं सिखा पाते, या हम उनको हमेशा शिकायत रहती हैं, एक तो हमें उस तरीके से बताया नहीं जा रहा, गाइड नहीं किया जा रहा, जिससे हम केसेस को देख सके, समझ सकें। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस तरह के मसाइल सीनियर लॉयर्स और सीनियर काउंसिल जो हैं वो हमारे जो बड़े हैं वो हमारे वालिदैन की तरह हमारे लिए, और उनकी शिकायत या उनकी फीडबैक सर आंखों पर। मगर एक बड़ी वजह यंग वकला की कामयाब ना होने की या अर्ली ईयर्स में वकालत के पेशे को छोड़ देने की, वो अच्छे उस्तादा की कमी ही है। तो ये देखिए, हमारे जो जिस तरह भी आप पहले भी बता रहे थे, यंग लॉयर्स की ये भी है कि हम लोगों को उस तरीके से खर्चा वगैरह, जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग नहीं है, तो वो फिर आगे इस चीज़ में देखते हैं कि अच्छा कोई यार एक फ्यूचर ही नहीं है आगे, हमें बहुत ज़्यादा अभी बहुत सीखना पड़ेगा या बहुत आगे जाके फिर कहीं लेट जाके अर्निंग स्टार्ट होगी, फिर हम कमाएंगे, तो तब तक कोई और कुछ कर लें। बिल्कुल ऐसे है। और आपको ये वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा उन यंग वकला में जो थोड़े प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। अगर वो आते हैं तो वो अपने काम पे फोकस कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं होता कि आज हम क्या कमा के वापस जा रहे हैं। मगर बहुत सारे ऐसे बहन भाई आते हैं पेशे में जिनके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर होता है, कंस्ट्रेंट होता है, इतनी लंबी लीगल एजुकेशन के माँ बाप से खर्चा कराने के बाद वो प्रोफेशन में कदम रख लेते हैं और वो एक यूनिफॉर्म पहन के रोजाना एक बड़ी रिस्पेक्टेबल जगह पे जाते हैं, मगर वो उनकी जेब में पैसे नहीं होते और शाम को उनको अपनी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता। तो इस वजह से वो उनको चीज़ रोकती है कि वो अच्छी प्रैक्टिसेस अर्ली ईयर्स में अडॉप्ट करें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है उनका सारा करियर सैबोटाज होता है। मगर इसमें ज़रूरी है कि मैं आप ये चीज़ मेंशन करूं
कि अच्छे उसातिज़ा की बहुत कमी है। ऐसे उसातिज़ा बहुत कम हैं जो बैठ के बच्चों को फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या द सेक ऑफ देयर प्रोग्रेस सिखाएं। मैं बहुत लकी था कि मुझे मैडम आसमा जहांगीर जैसे लोग, बैरिस्टर सारा बिलाल जैसे लोग, या मुजम्मिल शाह बुखारी साहब जैसे लोग मुल्तान में मुझे मिले, तो मुझे सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला। मगर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल तक किसी के पीछे ही खड़े रहते हैं और उन्हें ये सिखाया नहीं जाता कि उन्होंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि अगर उन्हें सिखा दिया जाएगा जिस तरह बिल्ली शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती, तो फिर उस आज़ादा के पीछे खड़े क्यों होंगे? तो ऐसे हो जाता है। सही। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, आपका भी एक्सपीरियंस है? कल ही एक सीनियर हमें बता रहे थे कि जो रूल था पंजाब बार काउंसिल का, एक सीनियर 2 वकला को जो है वो अपने पास साथ रख सकता है और उन 2 पे भी उनको, यानी कि वो लमसम जो भी उनका खर्चा होगा वो उन्हें देगा। अच्छा, वो ये कल हमारी डिस्कशन हो रही थी, लेकिन अब देखें जूनियर्स की तादाद 20-20, 30-30 है, बहुत बड़ी तादाद है। अब वो एक सीनियर लॉयर, इतने केसेस तो नहीं होते कि वो इतने लोगों को दें। सही। इसी बात पे हो रही थी, वो हमारे कैंडिडेट भी हैं, वो कह रहे थे कि इस बात पे हम वो करेंगे कि एक सीनियर 2 ही जूनियर रखे और उनको पे करे। बाकी जो जितने भी यंग लॉयर्स हैं उनको लोकल कमीशन एक हमारा होता है, यानी आपकी जायदाद का कोई इशू है, किसी कोई मसला है, तो उसमें अदालत लोकल कमीशन मुकर्रर कर देती है कि आप मौके पे जाएं, जाके विजिट करें और चीज़ों के हवाले से हमें आप एज अ थर्ड पर्सन, जज तो नहीं जाएगा ना कि इसकी ज़मीन कहाँ पड़ी है, क्या इशू है, तो वो जब आते हैं तो 10,000 15,000 का वो एक खर्चा वो अदालत मुकर्रर करती है, मेरा केस है तो मैंने इसको पे करना है, वो लोकल कमीशन इनको दें, लीगल एडवाइजरियाँ दें। हर फर्म का एक लीगल एडवाइजर रखना जरूरी है। यहाँ पे आप देख लें इतनी बैंक्स हैं, चलो बैंक तो एक बहुत बड़ी ह्यूज उसमें होता है ना, छोटी छोटी फर्में बनी हुई हैं लेकिन उनके वकील है नहीं, एक वकील 50-50 फर्मों का लीगल एडवाइजर है, तो इस पे चेक एंड बैलेंस हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बिल्डर्स हैं, इतनी बड़ी, वो हर बिल्डर के लिए जरूरी करार दें कि एक लीगल एडवाइजर रखें और हर लीगल एडवाइजर 2 से 3 सिर्फ लीगल एडवाइजरियां रख सके, इससे ज्यादा ना रखे। जिस वकील के पास है 50-50 लीगल एडवाइजरियां भी हैं, 20-20, 30-30 भी हैं, जिसके पास नहीं है वो बेचारे रुल रहे हैं, परेशान हैं। तो क्योंकि वकालत मैं समझता हूं कि एक जब तक वो कहते हैं वकील सीनियर हो, तजर्बा अच्छा हो, 10 साल की प्रैक्टिस हो, फिर जाके उसे केस मिलता है। तो इसलिए जो बहुत से बच्चे जो दिल छोड़ जाते हैं और वकालत की डिग्री लेने के बाद 2 साल करने के बाद फिर यहाँ से किसी और काम में कोई कर रहा है। अच्छा, ये वाकई बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो वकालत का पेशा छोड़ के जो है उन्होंने अपना और बिजनेस काम स्टार्ट किया, बिजनेस में चला गया या कोई और जॉब। थोड़ा सा इसमें ऐड, इमरान साहब की बात में ऐड करना चाहूंगा, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि ये जो प्रोफेशन है ये बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत कल्ट लाइक है। इसमें जो एलीट या टॉप क्लास है, जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं या सीनियर वकला के बच्चे हैं या पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, और वो नस्ल दर नस्ल वकालत में आते जा रहे हैं। मैं जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई वकील नहीं है, तो मैंने बहुत ज्यादा फील किया और अपने इर्द गिर्द देखा है कि वो जो एक कल्ट है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा उनका एक है राब्ता और ताल्लुक, और वो समझते हैं कि वो लोग सारे एक लेवल पे हैं और बाकी सारे एक लेवल पे हैं, और काम और अपॉर्चुनिटीज भी इस तरह ही डिवाइड होती हैं कि वो एक पहले वहां से करके और वहां से छन के जो चीजें बच जाती हैं वो रही गई किस तरह वो निकलती हैं, बाकियों को मिलती हैं। तो ये बहुत कल्ट सोर्ट प्रोफेशन है और बहुत कल्ट लाइक प्रोफेशन है। इसमें भी बड़ा सब्र, आपको पेशेंस जो है वो बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो अभी वकालत के इम्तिहानात दे रहे हैं उसमें भी तलबा जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, उनके भी अपने एक मसाइल हैं। क्या देखिए, मसाइल की बात की, मैं समझता हूँ इस वक्त 2 मसले हैं। एक तो ये था कि 3 साल एक यानी LLB 3 साल था, उसमें क्या था, आप इधर काम कर रही हैं, कहीं आप जॉब कर रही हैं, जो भी आपने प्राइवेट किसी कॉलेज के जरिए से एडमिशन लिया, उसके बाद पेपर दिए और आप वकील बन गए। सही। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब ऐसे वकील हमें नहीं चाहिए जो ऐसे ही कॉलेजों से बगैर पढ़े पेपर दे के आ जाएं। जैसे इम्तिहानात का हमारा BA BSc का BA का तरीका होता था कि 2 साल आप जो भी काम कर रहे हैं जाके पेपर देते हैं, फिर सप्ली 3-4 सप्ली के बाद पास हुए, उसके बाद आप ग्रेजुएट हो गए। उन्होंने कहा भाई 3 साल खत्म, अब जो भी पढ़ेगा बच्चा 5 साल की स्टडी करेगा और 5 साल भी आपको रेगुलर जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता था, हर कॉलेज ने 500 800 सीटें यूनिवर्सिटी से ले ली कि 800 बच्चों को हम एनरोल्ड करेंगे। यूनिवर्सिटी ने उन्हें दे दी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आगे 2-3 लाख रुपए बच्चों से लेके सिर्फ आओ, अपेयर हो, टेस्ट दो,
और बहुत से हमारे दोस्त भी हैं उसमें जो है इसी तरह से जो जिन्होंने वो किया है। अब एक क्वेश्चन ये था कि 3 साल प्रोग्राम खत्म हुआ, 5 साल शुरू हो गया। इस दौरान क्या हुआ, जब खत्म होने लगा तो वो 1-2 साल थे जिसमें यूनिवर्सिटी ने कहा और कॉलेज ने कहा आओ भाई आखिरी मौका है। तो पहले 20,000 सालाना था, अब 5 लाख सालाना, 3 लाख ले आओ, 2 लाख ले आओ, हम आपको एनरोल्ड कर देते हैं। यूनिवर्सिटी BZU के पास 800 अगर वैकेंसीज थी ना, तो वहां पे 10,000 स्टूडेंट, 5,000 स्टूडेंट्स ने एनरोल्ड अपने पैसे भर के वो हो गए। अब क्या हुआ कि उनके पास सीटें तो कम थी, बच्चों बहुत ज्यादा ने पैसे दे दिए और एनरोल्ड करवा लिया। ये अब इशू जो है वो चल रहा है। 2018 का सेशन 2018 में कंप्लीट होना था 3 साल स्टूडेंट का, आज 2023 स्टार्ट हो गया है। पिछले 6 सालों से उनका सिर्फ एक एग्जाम हुआ है फर्स्ट, उसके बाद नहीं हुआ। अब बच्चे सैकड़ों की तादाद में हैं, हजारों की तादाद में बच्चे रुल रहे हैं जिनके पेपर आगे हो नहीं रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपको कोटा कम दिया था। एक ये इशू है। दूसरा है लॉ गेट। पहले क्या होता था कि जब हमने भी लॉ किया था उस वक्त जो वकला साहबान खुद ही इंटीमेशन टेस्ट होता है, जब आप डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद टेस्ट में अपेयर होते हैं और पास हो जाते हैं, खुद वकला देते थे पंजाब बार, और पंजाब बार ही चेक करती थी, थोड़ा उनको एक अच्छा वो मिल जाता था। अब क्या हुआ, अब HEC के हवाले कर दिया पंजाब बार। HEC ने क्या किया, 5 चांस रख दिए, 5 चांस। जो बच्चा अब LLB करके आएगा वो लॉ गैट का एक टेस्ट है वो देगा, उसमें अगर पास हो गया तो उसे वकालत का लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो वो कहते हैं जो निकटू जो नहल वो अपने घर जाए, वो इधर आके वो इधर वकालत के पेशे में देखें। वकील एक इतना मोअज़्ज़िज़ और एक बड़ा वो है कि इसका ये सारे ग्रेड से ऊपर है। आपके सामने आप सदर के खिलाफ भी एक केस जो है वजीर आजम के खिलाफ, वजीर आला के खिलाफ दायर करते हो, एक तरफ वकील खड़ा होता है, दूसरी तरफ वजीर आला साहब खड़े होते हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं तो वो वकील भी इतना अहल होना चाहिए ना, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 5 टेस्ट रखे, जो 5 टेस्टों में भी 50 नंबर 100 में से नहीं ले सकता वो घर जाके बैठ जाए। अब बच्चे परेशान हो गए, जिन्होंने 48 और 49 नंबर लिए थे उनको भी फेल कर दिया, वो रोते हुए पंजाब बार के, पाकिस्तान बार के पास। हमारा तो ना घूम फिर के बात वही आ जाती है, जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो ही हमारा आज तक ठीक नहीं हो सका। अच्छा, फिर जो रट्टा सिस्टम और अच्छा जो पासिंग मार्क्स और उसी पे ही लगे हुए हैं। कोई हमें वो जो एक कहे ना कि हमारे तालीमी निज़ाम को एक अच्छा और मेरिट पे हर चीज होनी चाहिए, जो आज तक हम ये लगे वो हमें आज तक वो चीज हमें वो नहीं मिलती। अब क्या हुआ, आखिरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि 5 चांस, हर चांस में अगर 50 नंबर फी चांस में लेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं। जिन बच्चों ने 5 चांसेस में भी 50 नंबर नहीं लिए वो घर बैठे। अब क्या हुआ, पाकिस्तान बार काउंसिल ने पिछले दिनों एक अच्छा फैसला किया कि 48 और 49 नंबर भी जो बच्चा ले सकेगा वो भी अहल होगा और उसको भी लाइसेंस देंगे। बच्चों के लिए उनके लिए खुशखबरी जो ज़हीन थे जिन्होंने 48-49 नंबर लिए थे उनको भी अब लाइसेंस मिलेगा, ये खुशखबरी है। और बुरी खबर ये है कि जितने हजारों की तादाद में बच्चे एनरोल्ड हुए थे उस वक्त जिन्होंने पेपर देने थे उनके पेपर अभी नहीं हो रहे, वो सिंडिकेट सुप्रीम कोर्ट पे मामला आप देखें, आपका टाइम भी जाया, आपका पैसा भी जाया, आपकी एनर्जी भी, मतलब वो इतनी सारी चीजें जो हैं वो आपकी। वो यहाँ पे मैं अपने एक दोस्त ज़ुहैब बुखारी साहब को देख रहा हूँ, वो भी इसी का भी शिकार है, उनके पेपर भी रुके हुए हैं और वो हंस रहे हैं मुझे देख के कि यार अच्छा, ज़ुहैब को भी बड़ा शौक है ना उनके पेपर भी अभी इसी इशू में ना बेचारे उसके रुके हुए हैं। तो बहुत ज्यादा मसले हैं इसको। अब देखें जो इनरोल्ड हो गए उनको तो मेरा ख्याल है उनके पेपर जरूर लेने चाहिए, जिन्होंने फीसें भी दी, जिन्होंने वक्त भी, नए लोगों को आप ना इनरोल्ड करें, ये हमारी सजेशन है। बाकी हमारी अदालत उज़्मा और अदालत आलिया मौजूद है, बाकी हमारे बड़े इदारे मौजूद हैं। हादी, आपसे जानना चाहूंगी, जाहिर सी बात है आप बाहर से भी पढ़ के यहाँ के आप निज़ाम को देखते हैं, कैसा देखते हैं? देखें जी, अभी जितने इश्यूज इमरान भाई बहुत माशाल्लाह अवेयर है और नज़र रखते हैं चीज़ों पे। ज़्यादातर इश्यूज में आपको नज़र आएगा कि गवर्नेंस का, कॉम्पिटेंस का और एक सीरियसनेस का बड़ा फुकदान है। ज़्यादातर लोग अपना काम नहीं करना चाहते और ज़्यादातर लोग अपना काम सीधे तरीके से भी नहीं करना चाहते, वो उसको घुमा फिरा के सिफारिश और ताल्लुक और जानकारी के उस पर कराते हैं। तो जिस तरह ये अब हमारा मसला है एग्जाम्स का और इसमें नंबर्स का 44-9 का,
अब 5 ट्रायल्स में जिनके 48, 49 आए हैं उनको पास कर दिया गया है। इससे कुछ अर्सा पहले एक और रेजोल्यूशन आई थी, उसने भी शायद 45 मार्क्स वालों को पास किया था। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। आप अगर 5 ट्रायल्स में भी एक खास अमाउंट ऑफ हाफ नंबर है, आप नहीं ले सकते, आप स्टैंडर्ड मीट नहीं करते, अगर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो एक रूल सबके ऊपर अप्लाई करें और कहें कि आप नहीं ले सकते तो आप मत आए। मुअज़्ज़म आश्रम और मुअज़्ज़म मालिक में डॉक्टर्स के ऊपर, वकला के ऊपर, साइकोलॉजिस्ट के ऊपर, इस तरह के लोग जो पब्लिक डीलिंग करते हैं और पब्लिक अफेयर्स में रहते हैं, उनके ऊपर जिनकी क्लाइंट अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज होता है जिनका, उनके ऊपर बहुत सख्त स्क्रूटनी होती है और मेक श्योर किया जाता है कि ऐसे लोग एंटर ना हो सके प्रोफेशन में जो कल को मैल प्रैक्टिस करके आए, मैल प्रैक्टिस से केसेस आए। इस मुल्क में तो मैल प्रैक्टिस का रिवाज नहीं है कि मैल प्रैक्टिस के खिलाफ कोई जा सके, किसी फोरम पे जाके करेक्ट कर सके, मगर यहाँ पे डॉक्टर्स और वकला में काफी ज्यादा मैल प्रैक्टिस की गुंजाइश है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने हादी। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी नूर हयात, जो कि ट्रांसजेंडर मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, आपको पता है कि आजकल हम देखते हैं जो हमारी खवातीन हैं वो किसी भी शोबे में आप देख लें वो अपना लोहा मनवाती हैं और बहुत ही कम उम्र में जो है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो बड़ी स्पेशल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहीन, हमारे साथ हैं जी, मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, आज हमारे साथ शो में है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप माहीन? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, दोनों गेस्ट जो हैं वो हमारे बड़े स्पेशल हैं और दोनों की जो लाइफ है मैं समझती हूँ इनकी जर्नी बड़ी मुश्किल भी है। आज इनसे जानेंगे कि किस तरह इस अपने अपने पेशे में जो है ये आई और क्या क्या इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अभी तक ये उस जर्नी को लेकर चल रही हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमारी लाइफ है, मैंने सुबह भी यही बात की थी कि आसान नहीं है। आपको हर कदम पर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, नए चैलेंजेस होते हैं, उनको आप देखते हैं और टैलेंट की मैं समझती हूँ कोई कमी नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। एग्री करती हैं ना? यस, आई एम एग्री विद यू। चलिए आपकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे, लेकिन नाज़रीन चलते हैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। आज हम बात करने जा रहे हैं जी खुश्क आलू बुखारा पर। आपको पता है कि आलू बुखारा जो है वैसे लोगों को बड़ा पसंद होता है, लेकिन अगर उसको ड्राई कर लिया जाए तो उसकी अफादियत और मजीद बढ़ जाती है। जिस तरह अगर बताएं कि खट्टा मीठा जायका होता है, आपको पता है खट्टा मीठा जो है वो सबको पसंद होता है। मैं कहती हूँ आप चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, खट्टा मीठा सबको पसंद होता है। तो इस हवाले से बात करूंगी कि आपको किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो खुश्क आलू बुखारा में विटामिन के आयरन, फाइबर, पोटाशियम और बेटा कैरोटीन जो है वो इसमें भरपूर पाया जाता है। इसका जो जूस है वो आयरन की कमी को पूरा करता है और इसके साथ साथ जो आपके खून की कमी होती है एनीमिया की, उसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें कि आलू बुखारे के जूस का आधा कप जिस्म को 3 मिलीग्राम आयरन फ्राहम करता है। इस तरह खून की कमी के मसले से आसानी जो है वो आप इससे निपटा सकते हैं। और इसके साथ इसमें जिस तरह मैंने बताया था पोटाशियम, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे हार्ट की डिजीज़ हैं उनसे बचा जा सकता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा। स्पेशली वैसे खुश्क आलू बुखारा जो है वो गर्मियों के मौसम में इसका जूस जो है वो बहुत ज़्यादा पिया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। इस हवाले से अगर आप उसे घर में बनाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय कि आप इस बाज़ार में जाएँ और वहाँ से आप जो है बनवा कर पिएँ। और इसके साथ साथ जो है इसमें विटामिन ए भी है जो कि आपकी बहुत अच्छा है। इसका जो है आपको जैसा आजकल हम देखते हैं बीमारियां जिसमें वायरल डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उससे भी आपको फ़ायदा देता है। और इसके साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाने में मदद देता है। आप इसको ड्राई करके वैसे भी खा सकते हैं और इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं। आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो अल्लाह की नेमतें हैं ना, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए इंसान को कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा नेमतों और रहमतों से नवाजा है। तो अच्छी और हेल्दी डाइट जो है वो इंसान को हमेशा सेहतमंद रखती है और खूबसूरत आने के लिए, खूबसूरत नज़र रखने के लिए ना कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अच्छी और हेल्दी खानी चाहिए। तो ये होगी हेल्थ टिप। और थोड़ा अब चलते हैं नूर की तरफ। नूर, मैं समझती हूँ ट्रांसजेंडर्स की लाइफ जो है वो एक आम बंदे से ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से करते हैं। आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ट्रांसजेंडर की लाइफ वाकई में टफ होती है एंड मेरे लिए आगे आना बहुत बड़ी बात थी एंड विदाउट एनी सपोर्ट
सबसे पहले देखा जाए तो ट्रांसजेंडर जब पैदा होते हैं, एक्सेप्टेशन का बहुत बड़ा मसला होता है। फैमिली में एक्सेप्टेशन, सबसे पहले फैमिली आती है ना? फैमिली आती है। हाँ। एक्सेप्टेशन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एक्सेप्टेशन मुश्किल होती है, नामुमकिन होती है। फिर एक्सेप्ट नहीं करते, हमें वो प्यार नहीं दिया जाता जैसे नॉर्मल बच्चों को दिया जाता है। लेकिन काफ़ी टफ होती है। एंड मैंने जो है काफ़ी टफ लाइफ जी है, एंड काफ़ी टफ लाइफ के बाद ही मैंने सक्सेस अचीव किया। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। एंड मैं बहुत मशकूर हूँ रोहित चैनल की। थैंक यू आपका, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनका भी थैंक यू कि मुझे यहाँ बुलाया नाचीज को। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आज यहाँ आई हूँ। मैं समझती हूँ जो एक कामयाब लोग होते हैं उनको सामने आना चाहिए। अच्छा, फिर आप दुनिया के लिए एक रोल मॉडल भी होते हो कि इंसान चाहे जो भी हालात हों, जैसे भी हों, आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, और आप जब कुछ बनकर आते हैं तो दुनिया उसको अप्रिशिएट भी करती है। क्रिटिसाइज भी हो रहा होता है, ये तो फिर वो कहते हैं ना, दुनिया का असूल है। यहाँ पे क्रिटिसाइज भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन अप्रिशिएट कम करने वाले जो है ना बड़े कम होते हैं। बहुत कम होते हैं अप्रिशिएट करने वाले। एंड मुझे तो अप्रिशिएट करने वाले बहुत ही कम हैं। एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिले, मैं अलग बनूं, दूसरों से अलग कुछ करूं। एंड इसी हवाले से मुझे एक शौक था कि मैं बचपन से ही मतलब कि नाचना गाना, वो बचपन में ही वो पेरेंट्स के मुझे डांटते थे, मुझे बहुत मारे पड़ती थी। एंड मेरे फादर साहब जो है मुझे अक्सर जो है मेरे हाथों पर पैर रखकर मुझे डंडों से मारते थे, बहुत सारे मतलब कि ऐसी। फिर भी मैं शिकवा शिकायत नहीं करती थी क्योंकि मेरे पास माँ थी। एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तब मेरी माँ थी और मुझे हिम्मत देती थी। एंड बड़े होने के साथ साथ मैं हमेशा जी शौक रखती थी। एंड वो ब्रशेस पकड़ना, वो मेकअप देखना। एंड मैं काफ़ी ड्रामों में देखती थी मेकअप करते हैं लोग, एंड मुझे वो बहुत शौक था। तो मैं हमेशा से वो कहते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, उनके शौक भी बढ़ते जाते हैं। तो मैं बचपन से ऐसे मॉडल बन के चलना। बेसिकली मैं एक गांव से ताल्लुक रखती हूँ। एंड आपको पता है कि गांव के लोग कैसे होते हैं। उनके पास नॉलेज की बहुत एजुकेशन नहीं होती, उसके अलावा वो समझते नहीं हैं। वैसे हम लोगों की एक्सेप्टेशन तो वहाँ बहुत ही मुश्किल होती है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मेरे लिए बहुत टफ रहा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी फैमिली एक्सेप्टेशन नहीं होती, उसके बाद सोसाइटी में आ जाए। सोसाइटी अभी में तो फैमिली साथ है या फैमिली से सेपरेट हो? आई हैव नो पेरेंट्स। अच्छा, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। एंड मैं खुश हूँ। एंड अपने माँ बाप के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एंड आज वो मुझे यहाँ देख रहे होते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती कि आज मैं कहाँ पर हूँ। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। बेसिकली मैं गांव से हूँ। एंड 4 साल पहले जो है मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। मैं 2018 में 7th स्टैंडर्ड में थी, तब मैं पढ़ रही थी। एंड एक्सेप्टेशन नहीं थी, इस वजह से मेरे माँ बाप जो है मुझे स्कूल से घर वो स्कूल भी बड़ी मुश्किल से मुझे जाने देते थे, क्योंकि मुझे पढ़ने का भी शौक था साथ स्किल्स के साथ। तो अभी भी आप एजुकेशन हासिल कर रही हैं? यस, आई एम रीडिंग इन मैट्रिक क्लास। अच्छा, ठीक है। हाल ही में मैंने 9th क्लास पास की है। एंड मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। इधर साथ साथ हम देखते हैं ना, यहाँ पर जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया, शायद भीख मांगने का, या लोगों के पास जाकर इस तरीके से डिफरेंट उनके वेज हैं। लेकिन आपने एक अच्छा वे ढूंढा जिसमें आपने अपनी रिस्पेक्ट को भी और अपनी चीज़ों को भी मैनेज किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है ना कि आपको दूसरों की उस तरीके से अपना, वो कहते हैं ना, आप जिल्लत नहीं बर्दाश्त करनी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माहीन से भी जानते हैं। माहीन, थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से हमें बताएं कि यहाँ तक मोटरसाइकिल मैकेनिक तक का सफ़र जो है वो कैसा रहा, कैसे आई इस साइड से? बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा यहाँ तक का। स्टार्ट में मैंने FA के बाद IT स्किल के और शेफ़ कोर्स के बाद इस तरफ आई मैं। इस तरफ उस्ताद नज़ीर साहब की शॉप पे बाइक ठीक करवाते थे। तो दोस्तों का मशवरा था कि यहाँ पे मैं चलो सीख भी लूँ, तो मेरा शौक़ भी था सीखना। अच्छा। फिर साथ साथ घर की मजबूरियाँ वो अलग थी, लेकिन मैं जब यहाँ इस फील्ड में आई मैंने शौकिया काम शुरू किया था। और आज मैं बाइक मैकेनिक हूँ। तो कैसा फील होता है? जाहिर सी बात है, एक लड़की के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। जाहिर सी बात है, हम यहाँ जो हमारा ये मुआशरा है, उस मुआशरे में एक लड़की को इस तरीके से जाना सीखना, हम मुश्किलात आई थी। और मुश्किलात तो बाइक ड्राइव करते हुए मुझे आई थी। अच्छा। उसके बाद इसमें कस्टमर जो आते हैं उन्होंने भी बहुत इस तरह बदतमीजी के अल्फाजात नहीं मेरे लिए यूज़ हुए।
ना उन्होंने मिसबिहेव किया। अच्छा। उन्होंने अच्छा अप्रिशिएट किया हर कस्टमर ने। बस थोड़ा हैरान थे कि जब उस्ताद जब बाइक ट्यूनिंग के लिए आती थी तब उस्ताद कहते थे औजार वगैरह लगाओ, तो तब मेरा प्रॉपर यूनिफॉर्म तब नहीं था, तो तब उनको हैरानी होती थी क्योंकि मैं वहाँ पे उधर काउंटर पे बैठी होती थी। तो फिर मैंने ये वाला काम जब स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए, अब मुतमईन भी हैं काम से वो। अच्छा, कितना अर्सा लगा काम सीखने में? ट्यूनिंग 2 माह में आ गई थी, लेकिन मुझे इस फील्ड में 4 माह हो गए। अच्छा, 4 माह हो गए। और 4 माह में आपने काम कितना मुकम्मल सीख लिया है? मुकम्मल तकरीबन इंजन का मुकम्मल नहीं है अभी। अच्छा, इंजन का भी काम सीख हाँ लिया जी। है। तो क्या सोचा है, क्या प्लान है, इसी काम को आगे लेकर चलना है? इसी काम को आगे लेके जाना है। इसमें कोई इंस्टीट्यूट या अभी पूरी ट्रेनिंग के बाद कि ऐसी इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे मैं अपना वर्कशॉप हो और वहाँ पे मेरे पास लेडीज़ सीखने आ सकती हैं। लेडीज़ को कोई भी जिस तरह बाइक ड्राइव करना सीखना और बाइक मैकेनिक का भी इसकी इंस्टीट्यूट हो। हमें अब कोई ऐसा शोबा बचता नहीं जहाँ खवातीन ना हो। हर शोबे में। हाँ, हर शोबे में जो है वो इस तरफ लोग। अच्छा, एक आपका जैसे मोटर बाइक है, एक कार मैकेनिक की भी हमारे हमें इधर ही मुल्तान की है, आई थिंक, अगर मैं भूल नहीं रही तो वो भी यहाँ बनी हैं, वो भी कर रही हैं काम। तो एजुकेशन कहाँ तक हासिल की? FA किया मैम। अच्छा, FA किया, और FA के बाद फिर आगे पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकी? FA के बाद बस IT स्किल का कोर्स किया था। अच्छा। और शेफ का कोर्स किया, उसके बाद मैं इस फील्ड में। अच्छा, आपने शेफ का भी किया, IT का भी किया, तो फिर इस पेशे में आने का क्या, थोड़ा सा इस हवाले से? जॉब नहीं थी। जॉब नहीं थी जी। अच्छा। तो इसके अलावा मैंने फिर शेफ के लिए भी अप्लाई किया था। हाँ, तो उसकी भी जॉब नहीं थी। अच्छा, इस तरह नहीं सोचा जिस तरह आजकल ऑनलाइन है, जो शेफ हैं जो घर में थोड़ी बेकिंग करके चीज़ों को उस तरीके से ऑनलाइन करना, क्योंकि आपके पास IT स्किल्स भी। ऑनलाइन के लिए मैम एक तो अपना काम के लिए ना पैसे ज़्यादा चाहिए थे। हाँ। अगर ये वाला भी मैं काम करती तो इसके लिए भी मेरे पास अमाउंट होनी चाहिए थी। तो इसके अलावा मैंने छोटे लेवल पे मैंने बाइक्स पे अपनी बाइक पे ही और साथ चूल्हा अटैच करके नीचे साथ बाइक पे ट्रे रख के वो भी स्कूल के घर के बाहर गली में ये काम भी किया था। अच्छा। समोसा वगैरह का। उसके बाद फिर जब महंगाई बढ़ी थी, घी भी बहुत महंगा हो गया था, फिर मैंने इस तरफ इस फील्ड में आ गई थी मैं, और ये काम जो 12 माह है तो ये फायदा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जाहिर सी बात है आपके घर के हर इंसान जो है वो, मैं समझती हूँ, अपनी जंग लड़ रहा है, खुद बहुत सारे मसाइल हैं, अपने घर के मसाइल हैं, बाहर के मसाइल हैं, और फिर जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं बहुत कम एज पर, तो मैं समझती हूँ कि फिर इंसान डिसीजन ले लेता है कि उसने करना क्या है। जी। ऐसे ही है? ऐसे ही है। बहुत सी मुश्किलात भी आई हैं, अभी भी हैं। किस तरह की मुश्किलात फेस करती हो माहिन? मैं अपना घर का खर्चा, अपने घर का किराया और वालदा की दवाई वगैरह ये सब, और मैं अपना खर्चा ये सब मैं खुद करती हो। तो घर में कौन कौन है, बहन भाई कितने हैं? 2 बहनें 2 भाई हैं। अच्छा। और सब सेपरेट हैं अपने, मैं और मेरी वालदा हम साथ होते हैं। अच्छा, आप और वालदा साथ हैं। आप वालदा को लेकर और अपने घर लिया हुआ है किराए पर? रेंट पे हैं जी। रेंट पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास जो है वो सरमाया होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी अम्मा का किस तरह, अम्मा सपोर्ट करती हैं कि आपने ये काम सेलेक्ट किया और कर भी रहे हो? ये एक मेहनत वाला काम है, मैं समझती हूँ इसमें कोई आर नहीं समझनी चाहिए। जो मेहनत इंसान करता है अल्लाह ताला उसे कामयाबी भी अता करता है। हाँ जी, बिल्कुल कामयाबी दी है अल्लाह ताला ने मुझे। हाँ। इस काम को करने के लिए मुझे हिम्मत भी दी है बहुत, और मैंने पूरी हिम्मत के साथ लोगों के आगे झुकने के बजाय अपना हुनर भी मेरे पास आ गया, और ये आगे मेरे काम भी आएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी जॉब अगर मैं कहीं करती तो उससे बेहतर मुझे ये लगा कि मेरे हाथ में चलो कोई हुनर होगा। हाँ। अगर कोई जॉब मेरे पास नहीं भी रहती तो चलो मेरे पास हुनर है कि मैं अपना काम कर सकती हो और आप सिखा सकती हो। हाँ जी, बिल्कुल। वो कहते हैं जो आप हम अब आज भी बात कर रहे थे कि तालीम के साथ साथ स्किल होना बड़ी जरूरी है। अच्छा, फिर हुनर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है ना और आपको हुनर है जी, तो आप, मैं समझती हूँ दुनिया के कामयाब इंसान है कि आपके पास हुनर है, आप अपना कमा कर खा सकते हैं, आप अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही चलें, आपकी हिम्मत को सलाम देना चाहिए। ऐसे बड़ी कम खवातीन होती हैं जो मुश्किलात को देखते हुए, सब चीज़ों को फेस करते हुए अपने बाइज्जत तरीके से जो है वो रोजी कमा रही होती हैं और काम कर रही होती हैं। ऐसे ही है। अच्छा, आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह अभी आप मेकअप
की तरफ आए हो? कहाँ से क्लासेस ली, कहाँ से सीखा, वाले से बताओ। जब मैं मुल्तान आने लगी थी तो फिर मेरे लिए काफ़ी टफ था इधर आना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान मूव करता है अपनी सिटी से उसे बहुत सारी ज़रूरियात पेश आती हैं फाइनेंशियली तौर पर, खाने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ मुश्किल था मेरे लिए ये। जब मैं मुल्तान आई तो फिर मैंने यहाँ पर आकर बैगिंग स्टार्ट की, फंक्शन स्टार्ट किए, मैंने नाचना स्टार्ट किया एंड भीख मांगना ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था शुरू से ही, क्योंकि मैं बचपन से ही वो सोचती थी कि मैंने कुछ बन के दिखाना है, कुछ अलग करना है। फिर जब मैंने फंक्शन करना स्टार्ट किए, वहाँ पर इतनी बदतमीजियाँ होती हैं, इतना कुछ होता है, बैगिंग में लोग इतनी बुली करते हैं लोग, वो नहीं था। फिर मैंने अपने फ़ोन से सर्च करना स्टार्ट कर दिया, मुल्तान में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं सबको सर्च करना स्टार्ट कर दिया कैसे मैं वो करूं अचीव सक्सेस। एंड फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो फिर काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे भी थे जिनके पास मैं गई एंड उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको कैसे रख सकते हैं, आप तो ट्रांसजेंडर हैं, हम पर लोग बातें करेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम तो मेकअप आर्टिस्ट हैं एंड जब आप आओगे तो हमें लोग क्या कहेंगे कि ट्रांस वो काम करी हैं। तो ऐसे करते करते 2 मंथ तक मैं बैगिंग भी करती थी, फंक्शन भी करती थी और रात को आकर रोती भी थी कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके बाद फिर मैंने एक दिन ऐसा हुआ कि पीटीवी होम की मेकअप आर्टिस्ट हैं सादिया इरफान, मैंने उन्हें मैसेज किया, तो एक दिन ऐसे ही उन्हें मैसेज किया तो शी सेड ओके आपकी फ़ीस है, आपको पे करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं बैगिंग करती हूँ, फंक्शन करती हूँ, मेरे लिए इतने अखराजात नहीं होते, कि इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपनी फाइनेंशियली ज़रूरियात, खाना पीना रहना बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप आ जाओ। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लासेस लेना स्टार्ट की, तो फिर क्लासेस लेना स्टार्ट की, फिर मैं तपती धूप में आती थी। वहाँ से पहले मैं सुबह सुबह जाती थी बैगिंग करने, उसके बाद मुझे पता होता था, मेरा टाइम सेट होता था कि मैंने जाना है, अपनी क्लास लेनी है, वहाँ से मेकअप सीखना है। तो मैंने बैगिंग कर करके छोटा छोटा सामान अपना खरीदना स्टार्ट किया, अपने मेकअप का, अपना सब मेकअप का सामान लिया। उसके बाद मैं जो है क्लास लेने जाती थी, फिर उसके बाद फिर मैं बैगिंग पर जाती थी। फिर लास्ट ईयर ही जो है 2020-21 में साउथ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रांस को क्लासेस दी जा रही हैं एंड मेरे रोल मॉडल्स मैंने उन्हें तब देखा, गुरु अलीशा शराजी हैं, मैंने उन्हें तब देखा। तो वो जब मैं उनसे मिली तो मुझे फील आया कि इंसान के साथ इंसान में एजुकेशन के साथ स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। आज देखिए उनके पास एजुकेशन है तो वो कहाँ पर हैं। तो फिर मैंने वहाँ पर एडमिशन भी लिया, वहाँ पर मैं एजुकेशन भी मैंने 9th के अभी मैंने आपको बताया कि पेपर्स मैंने दिए हैं एंड मैंने टॉप किया है। तो अब मैं मैट्रिक में हूँ। उसके अलावा अब मैं इतना सीख गई हूँ, इतना कर गई हूँ कि मैं अपनी ज़ाती ज़रूरियात, अपने अखराजात पूरे कर देती हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अब किसी से मांगने की, बैगिंग करने की, फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हूँ एंड मुझे बहुत खुशी होती है। एंड मैं जब दूसरे ट्रांस को देखती हूँ तो मुझे काफ़ी दुख होता है। एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी अगर हमें थोड़ी सी एक्सेप्टेशन देना, आप नहीं जानती हमारे ट्रांस में कितने टैलेंटेड लोग हैं। एंड मैं जब अपने स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ, वहाँ पर स्टिचिंग करते हैं, अच्छे अच्छे ब्यूटिशियन हैं, अच्छा अच्छा सिलाई कढ़ाई का काम जानते हैं, पर उन्हें बाइज्जत रोजगार नहीं दिया जाता हमारे पाकिस्तान में। वाई लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते? सेल्फ रिस्पेक्ट बस। अब देखें बहुत सारे ट्रांस ऐसे हैं जो बहुत सारी स्किल्स हैं उनके पास, वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आगे नहीं बढ़ सकते सोसाइटी की वजह से। यस, बहुत टैलेंटेड है एंड मैं तो मैं चाहती हूँ कि जो इन मुश्किलात में रहकर अपना नाम बनाना, काम करना बड़ा मुश्किल होता है, काफी टफ होता है विदाउट एनी सपोर्ट। आपकी फैमिली होती है ना तो आपको सपोर्ट होता है मेंटली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, आपको कहते हैं कि बेटा आप करो, ये करो। बट काफ़ी टफ था मेरे लिए एंड मैं तपती धूप में चलती थी एंड भूखी प्यासी मैं काम सीखने जाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे शौक था। जब आप एक एम आप कर लेते हो ना कि मुझे ये हासिल करना है एम, तब आपको धूप भी नहीं लगती, तब आपको प्यास भी नहीं लगती, तब आपको लोगों की बातें भी नहीं लगती। तब मैंने ये माइंड में रखा और मैं चलती थी रोड पर, तो मैं ऐसे फखर से सर उठाकर चलती थी कि मैं कुछ करूंगी तो मैं बनूंगी। मैं उनसे अब मैं चलती हूँ तो सड़क पर मुझे लगता है कि मैं जो बैगिंग कर रही हूँ उनसे मैं कितनी अच्छी हूँ। अल्लाह ने मेरे दिमाग में ये बात डाली एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है खुद पर। नहीं, अच्छी बात है कि आपने दूसरों के सामने झुकने की बजाय अपने काम को ज्यादा प्रेफरेंस दी कि हाँ मुझे अपना काम करना चाहिए, मुझे कुछ अपना करना चाहिए। बिल्कुल।
अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा मेकअप के हवाले से भी जानना चाहूंगी कि किस तरह का मेकअप जो है वो आप समझते हो कि यहाँ पे अब सिर्फ ट्रांसजेंडर्स का मेकअप कर रहे हो या नहीं, बाकी मैं भी? अपने सैलून में जो है काफ़ी आती हैं, ब्राइडल्स भी आती हैं वहाँ पर, पार्टी मेकअप भी करती हूँ। उसके अलावा मैं बीबी ग्लो भी करती हूँ, हाइड्रा फेशियल भी करती हूँ, लेजर भी करती हूँ। अच्छा। मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी में जो है बहुत सारे ट्रांस फंक्शंस पर जाते हैं तो मैं उन्हें भी तैयार करती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? मेरी ट्रांस कम्युनिटी से मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एंड काफ़ी बार तो वो शर्मिंदगी से ऐसे करते हैं कि हम भी काश ये कर लेते, ये कर लेते। तो मुझे ट्रांस कम्युनिटी से थोड़ा सा शिकवा है कि वो खुद को अच्छे वे पर, पॉजिटिव वे पर ले आए। अगर हमारी सोसाइटी एक्सेप्टेशन दे तो वो बहुत कुछ कर लेते हैं। एंड काफ़ी दफ़ा मेरे पार्लर पर ऐसी भी आती हैं लड़कियां, आती हैं ब्राइडल आती हैं, तो काफ़ी मुझे देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये करेंगी हमारा मेकअप, ये करेंगी हमारा मेकअप। एंड काफ़ी दफ़ा चले भी जाते हैं, बट जिन्हें मैं तैयार एक बार कर लेती हूँ फिर कहते हैं कि नहीं हमें भी तैयार कर दो। एंड कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, आते हैं, समझते हैं मुझे, तो वो बड़ा ही मुझे मेरी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि प्राउड है हमें आप पर, एंड बहुत अच्छी बात है आप ये कर रही हैं, एंड एजुकेशन हासिल कर रही हैं, यहाँ पर अपना काम भी संभाल रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा, मेकअप के हवाले से आपसे जानूंगी कि किस तरह अभी विंटर्स हैं, तो विंटर्स में भी जो लोग हैं वो अपनी किस तरह स्किन के ख्याल रख सकते हैं? अच्छा, विंटर में जो है बहुत सारे लोग जो हैं अपनी स्किन की केयर नहीं करते बानिस्बत गर्मियों की। अच्छा, विंटर में बहुत ज़्यादा स्किन जो है ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, लोग अपनी केयर करना छोड़ देते हैं जैसे सर्दी आती है क्योंकि ठंडा पानी लगता है। अच्छा, ड्राई स्किन के लिए जो है आप अच्छे से अच्छे जो है विटामिन सी का सीरम ले लें, उसके अलावा अच्छे से अच्छे मॉइस्चराइज़र ले लें, मॉइस्चराइज़ करें स्किन को, अच्छा सा मेकअप से पहले जो है आप प्राइमर यूज़ करें। उसके अलावा आप दूध की मलाई से अपनी मॉइस्चराइजिंग भी कर सकते हैं। इसलिए अच्छे से अच्छे लोशन भी, विटामिन सी के सीरम्स आते हैं, आप उनसे भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, जिससे आपका मेकअप जो है और ग्लो करता है। तो स्किन को मॉइस्चराइज रखना तो बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों में। ऐसे ही है, मॉइस्चराइजिंग के बगैर जो है ना स्किन बड़ी आपकी रफ लगती है। देखिए, आपकी बेस भी नहीं फिक्स होती आप विदाउट, अगर सर्दियों में आप प्राइमर नहीं यूज़ करते, कुछ भी नहीं यूज़ करते, तो बहुत ही अजीब सी लगती है। सही है। अच्छा, मजीद भी आपसे जानती हूँ। अच्छा माहीन, ये बताओ कि अभी जो आपने लेकर आगे तालीम भी हासिल करोगी या सिर्फ इसी पे ही फोकस करना है, या तालीम को साथ साथ लेके चलो? साथ साथ चलेगी तालीम भी। अच्छा। उसके बाद और ये काम इसमें एक दफ़ा सही से स्टैंड हो जाऊँ, फिर तालीम भी जारी रखूँगा। अच्छा, ये तो एक ऐसा काम है ना, इसमें भी आपको रोज़ जो है वो ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसमें भी जिस तरह जिद्दत आती जा रही है, उसी तरह इसमें मेरे ख्याल में टेक्निकल चीज़ों में भी उसी तरीके से आती है, जिद्दत आती होगी। जी जी बिल्कुल, नई से नई बाइक आती, तो उनमें नुक्स भी जो उनसे होते हैं वो भी ढूंढने में मज़ा आता है। हाँ, तो साथ साथ हेल्प करते हैं, उनकी मदद से ही मुझे पता लगता है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा हैं। तो उनको 48 साल हो गए हैं इस फील्ड में। अच्छा। उस्ताद नज़ीर साहब को। ठीक है। तो वो बेशक मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मेरे उस्ताद हैं, सीनियर है, जाहिर सी बात है। हाँ जी, वो साथ हम दोनों, उनका बेटा होता है साथ। अच्छा। हम 3 लोग हैं वर्कशॉप पे, तो हम तीनों मिलके जब बाइक आती है, ज़्यादा बड़ा नुक्स होता है तो काफ़ी देर लग जाती है। मज़ा आता है, मज़ा आता है सीखने में। अच्छा, तो फिर वो साथ के साथ भी कैसा रिलेशन है, कॉलीग्स के साथ कैसा है, किस तरह रहती हो, थोड़ा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदी कहते हैं। अच्छा, मैं माहीन से जान रही थी, माहीन आपके जो जिनके पास जाहिर सी बात है उस्ताद जो हैं वो कहते हैं रूहानी माँ बाप होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हमें बताओ कि कितने अरसे से उनके पास, अभी 4 माह मेरी याद आ गया, 4 माह से उनके पास, तो कैसा रिलेशन है उनके साथ, कैसे सिखाते हैं? वो बिल्कुल अपने बच्चों के जैसे ही। कभी उन्होंने जिस तरह शागिर्दों को बुलाते हैं, हम बदतमीज़ी से भी बुलाते हैं उस्ताद, क्योंकि अक्सर इन्होंने जो हमारे साथ काम करते थे, एक और कुलीग थे, उनसे मैंने देखा, उनका लहजा टफ होता था, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ बताया, एक दफ़ा मैं पिक भी कर लेती थी बात को, उन्होंने मुझे बताना ये काम करो, मैंने कर देना, टाइम से कर देना। सही। तो वो खुश थे, इसलिए गुस्से का कोई चांस नहीं था। कभी ऐसा हुआ है कभी किसी मूड में हो और गुस्सा कर जाएं, और आप, जाहिर सी बात है लड़कियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं, फील कर जाती हैं, रोना भी आ जाता है, गुस्सा भी आता है? एक दफ़ा ऐसा हुआ था, वो पता नहीं टेंस थे किसी बात से,
तो थोड़ा सा उन्होंने डांटा था, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही उन्होंने, जिस तरह बाप है बच्चों को गुस्से में डांटता भी है, तो उन्होंने ऐसे मुझे खुद हंस के बात करनी शुरू कर दी थी। गुस्सा उनका जैसे 2-4 मिनट रहता है फिर सही हो जाते हैं। सही हो जाता है। अच्छा महिम कैसी हो खुद? जाहिर सी बात है जिंदगी की तख्तियाँ ना आपको बड़ा सख्त कर देती हैं, बड़ी कम एज में इंसान ना बड़ा शरारती भी हो या नहीं हो, या संजीदा हो, किस तरह रहती हो? नहीं संजीदा, शरारती नहीं हो, बिल्कुल संजीदा जी। अच्छा और कॉलीग्स के साथ कैसे रहते, जो आपके साथ और काम सीख रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, जो और काम करते हैं वो भी सिर्फ काम की बात, जिस टाइम काम होता है उस टाइम बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो इज्जत भी मुझे पूरी मिलती है वहाँ से। हाँ जी, कस्टमर से भी पूरी इज्जत मिलती है, और साहब से भी, और जो भी शागिर्द वहाँ पे होते हैं उनसे भी। अच्छा जब बहन भाई जो सेपरेट हैं, जब वो देखते हैं तुम्हें इस तरह, कुछ कहते हैं? वो असल में गुस्सा कर रहे थे कि भाई ये काम क्यों सीखा? हाँ जी, ये काम क्यों सीखा। हाँ तो शुरू में वालदा ने भी मना किया था, सब ने मना किया, रिश्तेदार भी सब। अच्छा। वो तो अभी भी कोई ना कोई बात होती होगी, लेकिन उनसे राब्ता नहीं है अभी। बाकी तो अब अम्मा कैसे देखती हैं? जाहिर सी बात है काम कर रही हो। अब तो खुशी है उनको, अब खुश है। अच्छा वक्ती तौर पे होता है पेरेंट्स ना बड़ा कुछ चीज़ों को, जाहिर सी बात है हमारा मुआशरा ऐसा है ना कि वो कहेंगे अच्छा लड़की यार ये काम सीख रही है तो कैसे मैनेज करेगी, पेरेंट्स हो जाते हैं सेंसिटिव। लेकिन जब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को किसी मुकाम पर देखते हैं ना, तो उनकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। क्यों कहते हैं कि अच्छा यार हमारे बच्चे जो हैं, हम समझ रहे थे कि शायद नहीं, लेकिन वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक कदम उन्होंने बढ़ा लिया है। सही। अच्छा और इसके साथ साथ जो है क्योंकि आप खुद घर को सारा यहाँ पर वो कर रही हो, तो पर आगे आपने सोचना है कि अपना वर्कशॉप आपने खुद बनाना है। हाँ जी, और लड़कियों को ही सिखाना है? नहीं, लड़के भी सीख सकते हैं, पर लड़कियों के लिए आसानी होगी। हाँ, उनकी रिपेयरिंग के लिए, ट्यूनिंग के लिए। और बहुत सी लड़कियां शुरू कर दिया उन्होंने, यहाँ पे भी मुल्तान में भी बहुत शुरू कर दी। काम सीखने के इस हवाले से? नहीं सीखना नहीं, बाइक चलाना। बाइक चलाना। तो अच्छा जब बाइक चलाती हो फिर किस तरह लोगों को किस तरह फेस करती हो, उस टाइम क्या मुश्किल आ जाती है? जिस टाइम मैंने चलानी शुरू की थी उस टाइम मैंने नहीं देखा था कोई लड़की चला रही थी मुल्तान में। बाकी लाहौर में थी, तो यहाँ पे लोग देखते थे, रुक जाते थे, खुद बैठे हैं, पीछे बैठा कोई, उसको दिखा रहे हैं कि देखो बाइक चला रही, और मैंने उनको इग्नोर करके अपने काम से काम रखा बस। अगर बोलते तो बोलने दो। हाँ अपना काम इंसान को उस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा अब माशाल्लाह बहुत खवातीन, तो मैं देखती हूँ बच्चियों को भी। अच्छा अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो खवातीन हैं उन्होंने नकाब किया हुआ होता है, अपनी चादर को फुल टाइम अपने लपेटा हुआ होता है, बाइक चला रही होती है अपने। जाहिर सी बात है अगर घर में कोई मर्द नहीं है कमाने वाला और खुद कफील है, तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने सब चीज़ों को खुद ही मैनेज करना है। तो अब काफ़ी खवातीन को मैं देखती हूँ इस हवाले से कि बाइक चला रही होती हैं। अच्छा लोग भी, कुछ लोग हंस रहे होते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें फेस करनी ही करनी है। ये लाइफ टाइम रहेगा। हाँ ये लाइफ टाइम रहेगा। अगर लोगों से डरना शुरू कर दिया तो शायद फिर हम जिंदगी को उस तरीके से जी भी नहीं सकेंगे और अपने काम भी नहीं कर सकेंगे। काम बीच में छोड़ दिया तो फिर फायदा बाहर निकलने का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताओ नूर, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि मेकअप जो है वो किस तरह का आप समझती हैं कि आजकल ट्रेंडिंग में कौन सा मेकअप चल रहा है ब्राइडल्स में? ब्राइडल्स मेकअप में देखा जाए तो आजकल हर कोई डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर रहा है। आप काचीज़ को लगा लें, सबको देख लें, काचीज़ तो आजकल ट्रेंड पर ही जा रहे हैं। एंड कोई भी मेकअप हो आप क्रिएशन खुद करते हैं, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट होते हैं, तो अपने आप ही क्रिएशंस निकल आते हैं। नहीं तो तुम अपनी क्वालिटी बताओ ना कि तुम खुद जो है ब्राइडल मेकअप भी करती हो, तो किस तरह का मेकअप, लाइट मेकअप या थोड़ा हैवी? जब ब्राइडल मेकअप करते हैं तो थोड़ी सी बेस ऑफ कोर्स थोड़ी सी हैवी बनानी पड़ती है। एंड लाइट होती है बेस, एंड उसके अलावा हैवी हेयर स्टाइल होते हैं, उसके अलावा आइज मेकअप भी। एंड जब भी आप बेस बनाते हो तो मैं तो हमेशा फिंगर से ही बेस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फिंगर से बेस बनाना, क्योंकि इन 2 फिंगर्स में हीट होती है आपकी। तो इससे बहुत ही अच्छी हो जाती है। एंड सर्दियों में तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपका जब pH लेवल कंट्रोल में होगा तो आपका जो भी आप मेकअप करेंगे वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो ये है कि ब्राइडल बेस बनाने से पहले आप जो है कोई भी अच्छा प्राइमर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप फिंगर्स पर बेस लेकर आप अच्छे से जब अपने ब्लेंडिंग करते हैं तो आप जितनी अच्छी पेनिट्रेट करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, उतनी अच्छी आपकी बेस निखरेगी। उसके अलावा किसी भी अच्छे कॉम्पैक्ट से आप जब ब्रश को लेकर
आप रोलर में ऐसे घुमाएंगी तो अच्छे फ्लो में और बेस आती जाएगी। अच्छा, टेक्निक्स होती हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल। मेकअप में भी आपको आए दिन डेली, क्योंकि फैशन चेंज हो रहा होता है, तो बिल्कुल। डेली आपका ट्रेंड भी चेंज हो रहा होता है, तो कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है कि किस बिल्कुल। तरीके से आपने कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपने ब्लश ऑन करना है, आई मेकअप आजकल किस तरह है, काजल किस तरह आप उसको जो है आई लाइनर के अब डिफरेंट तरीके बिल्कुल, आ चुके हैं different techniques आ कि गई किस हैं। तरह से आपने जो है लाइनर लगाना है, खूबसूरत आपने अपने आप को दिखना है। अच्छा, फिर छोटी आईज हैं तो उनपे किस तरह का मेकअप होना चाहिए, बड़ी आईज हैं उनपे तो ऑलरेडी इतना मेरे ख्याल में खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, छोटी बिल्कुल। आईज को बड़ा बनाने में मुश्किल आती होगी। बिल्कुल, छोटी आईज को तो बड़ा बनाने के लिए बिल्कुल डार्क कॉर्नर्स पर डार्क शेड्स एंड विंग लाइनर नीचे। अच्छा, आजकल विंग लाइनर बहुत ट्रेंड में बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छा भी लगता है। थोड़ा कैट वाला भी आजकल चल कैट रहा वाला, है बिल्कुल। कि कैट आईज आपने किस तरह बनानी है, वो भी बड़ा ट्रेंडिंग में। मुझे बड़ा वैसे शौक है उसका, मैं कभी कभी दिल करता है कि किसी दिन अपने मॉर्निंग शो में भी वो क्या वो वाला लाइनर लगा के मैं बैठूं। वैसे हमजा को मुझे बताना पड़ेगा कि संभाले। बिल्कुल। अच्छा, और इसके साथ साथ जिस तरह अभी ड्राई स्किन की बात कर रहे थे, कोई ऐसा आसान सा टोटका बताओ, अगर पार्लर ना जाना पड़े, घर बैठे आप जो है वो अपने घरों में खवातीन जो है वो अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं। ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैसे पानी पीना चाहिए। उसके अलावा आप पानी बड़ा कम पीते हैं हम बिल्कुल, सर्दियों में। बिल्कुल। हाँ। उसके अलावा आप आलमंड ऑयल ले सकती हैं, उसमें विटामिन सी के होते हैं, तो आप उससे आलमंड ऑयल को फेस पर लगाकर आप थोड़ी देर रहने दें। उसके अलावा आप जो है किसी टिश्यू से आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि दूध की मलाई से भी आप अच्छे से क्लींजिंग कर सकती हैं। उसके अलावा एलोवेरा जेल से भी आपको अच्छे मतलब कि मॉइस्चराइज़र मिल जाते हैं उससे भी। तो आप जितना अच्छे तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र रखेंगे, सर्दियों में मॉइस्चराइज़र रखेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी स्किन रहेगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉइस्चराइज करना चाहिए। अच्छा, और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी, थोड़े राइट्स पे भी बात करूँगी कि हुकूमत की तरफ से भी अभी जो बिल भी पास हुआ, चीज़ें भी हो रही हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? राइट्स के बारे में देखा जाए तो हमें शुरू से ही राइट्स नहीं मिल रहे थे। एंड जब से ये हमारा एक्ट 2018 ये मंजूर हुआ है, इसमें हुकूमत ने तो हमें राइट्स दे दिए, पर उसके अलावा जो है हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा वो है कई बार जो है हमें राइट्स नहीं दे रहा, हमें वो हकूक दिए ही नहीं जा रहे जो हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं। उसके अलावा वो एक्सेप्टेशन सोसाइटी में ही क्रिएट नहीं हो रही, वो लोगों को एक नेगेटिव वे जो बिल पास हुआ उसके ऊपर अभी आप समझते हैं कि अमल दरामद नहीं, सोसाइटी में तो बिल्कुल आमद दरामद नहीं हो रहा, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हैं, बुली किया जाता है। अगर हम पॉजिटिव वे पर भी चल रही हैं तो उसे भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। वाई? ये मुझे बहुत बुरा लगता है। एंड मैं अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र करती हूँ, मेट्रो में भी सफ़र करती हूँ। अब मैं खड़ी होती हूँ, लड़की को लड़के कहती हैं आप उधर जाओ, लड़के कहते हैं आप उधर जाओ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक्सेप्टेशन नहीं होती राइट्स होने के बावजूद भी। ये तो हमारे पाकिस्तान में भी चीज़ है, इनमें वुमेन को राइट्स नहीं दिए जाते तो हमें क्या राइट्स दिए जाएंगे। अच्छा, अभी मैं देखती हूँ बड़ा पॉजिटिव थोड़ा चेंज आया इस वाले, जिस तरह आप एजुकेशन हासिल कर रही हो, इस तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जो एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। एक एंकर भी हैं, एक कुछ हमारे डॉक्टर जी डॉक्टर हैं, हमारे वकील हैं, टीचर हैं। तो ये अच्छी बात बिल्कुल, है, बिल्कुल पॉजिटिव है कि लोग इस तरफ आ रहे हैं कि अपना आपने एजुकेशन हासिल करनी है और अपना आपने सोसाइटी में मुकाम कैसे बनाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमारी ट्रांस कम्युनिटी इम्प्रेस होगी ना इस चीज़ से कि हम एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं, तो वो हमारे जो रोल मॉडल है ना, उन्हें देख कर ना लोग, मैं भी इम्प्रेस हुई थी। अब मुझसे भी काफ़ी ट्रांस जो है इम्प्रेस होते हैं कि हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं। मैं भी इम्प्रेस हुई थी एंड मैं भी इसी तरीके से आगे आते हैं अभी इस तरह की एकेडमी वगैरह बनाई हुई है। बिल्कुल, इंशाल्लाह दुआ करें मैं इस मकाम पर जो है पहुंच जाऊं। अपनी ट्रांस कम्युनिटी को मैं वैसे सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए ही बहुत कुछ करना चाहती हूँ। एंड उसके अलावा वुमेन्स के लिए, सब के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये हमारे जो हैं ये असली हीरोज हैं। हाँ। जो छोटी छोटी मुश्किलात भी बड़ी बड़ी मुश्किलें होती हैं। हाँ। ऐसे ही हीरोज जो काम करते हैं रोज, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। एंड मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ अपनी कम्युनिटी। चलो अच्छी बात है ना कि आप अपने साथ साथ दूसरों का जब अच्छा सोचते हैं तो उसमें अल्लाह ताला भी जो है वो आपको हिम्मत भी देता है और उसमें बरकत भी होती है कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू करते हैं। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह खाने पकाने का शौक है? हाँ बिल्कुल। क्या अच्छा बना लेती हो?
मैं कौरमा अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा। बस राइस अच्छी बना लेती हूँ, बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना खुद। अच्छा, इस माहीन से पूछते, माहीन क्या शेफ का भी कोर्स किया तो किस तरफ ज्यादा ध्यान था, बेकिंग की तरफ या दूसरे जिस तरह कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज है? कॉन्टिनेंटल और चाइनीज दोनों सीखा है मैंने। दोनों सीखा है। क्या अच्छा बनाती हो? फ्राइड राइस, मंचूरियन, कौरमा, बिरयानी। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। मतलब और भी हैं चीजें काफी। सही। तो अब था शौक था कि खाना पकाना? अब से यहाँ से जैसे जाती हो घर तो खाना वो खुद बनाती हो? खाना अक्सर घर से आने से पहले ही बना लेती हूँ। ये तो रात को तो देर हो जाती, 9 बज जाते हैं। सही। और इससे पहले ही दिन में बन जाता, फिर इजी रहता। शौक तो मुझे खाना पकाने का था ज़्यादा खाने पकाने का। उसके बाद बाहर निकलना, मोटरसाइकिल चलाना और ये मोटरसाइकिल बनाना, ये भी मेरा शौक था। अब सब काम आ रहे हैं, मेरे हुनर भी है मेरे पास। वो सारी चीजें तुमने कहा कि मैं अच्छा जो भी जितने भी शौक है ना वो सारे मैं पूरे करूँगा। फिर एंड में तो रह गया सिलाई कढ़ाई, अब उसका भी बताओ। वो भी सिलाई कढ़ाई शौक नहीं था मुझे। अच्छा। पर किया है मैंने। अच्छा, वो भी किया है। तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो भाई, सारे काम आते हैं। कहते हैं एक सुघड़, जो हमें कहते हैं और एक सुघड़ लड़की हमें मिल गई है जिसको तमाम काम आते हैं कि वो सारे काम कर लेती है। और घर में घर का काम भी खुद करती हो? हाँ जी, घर का काम भी खुद करती हूँ। वाह, क्या बात है, सोने पे सुहागा है। माशाल्लाह, सारे काम खुद करना। अच्छा, अभी आगे बेकिंग की तरफ क्या अच्छा बना लेती हो? मीठे में क्या अच्छा बनाती हो? बेकिंग का मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं। अच्छा, और उसमें डिजर्ट्स वगैरह जिस तरह होती हैं मीठे में? वो रशियन सैलेड हो गया। अच्छा। और जर्दा हो गया। इस तरह की चीजें मुझे बेकिंग में किया नहीं है मैंने। शौक है पर ये वाला रह गया था काम। अब शौक भी पूरा कर लूंगी। हाँ, जो तुम्हारी मुझे लग रहा है ना, तुम बड़ी एनर्जेटिक हो तो तुम सारे काम जो है ना बेकिंग की तरफ भी आ जाओ। जो रह गए वो भी शौक पूरे कर लूंगी। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपके जो इंसान कहते हैं ना, जो इंसान सोचता है, जो आप एक एम लेके चलते हो तो वो लाजमी अल्लाह ताला जो है उसमें आपको लेकर चलता है, साथ आपका साथ देता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताओ कि तुम भी कुछ घर का खुद काम शाम करती हो या सैलून पे ही सिर्फ फोकस है? नहीं मैम, मैं घर का सारा ही काम करती हूँ, खुद ही संभालना पड़ता है क्योंकि और तो कोई है नहीं। हाँ। एंड मेरा बेहतरीन शेफ जो थी वो मेरी माँ थी। मैं उनसे बहुत कुछ सीखती थी। एंड उसके बाद गुरु। एंड मैं अच्छे खाने बना लेती हूँ, पर मीठे में अभी मैं खीर ही बना सकती हूँ मैम। सही है। अच्छा लगता है मुझे खाने बनाना, नए सीखना। एंड जब गुरु कुछ बनाते हैं तो मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, उनसे कुछ सीखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा, जो आपके पास आते हैं, जिस तरह ट्रांसजेंडर्स आते हैं, तो फिर उनको किस तरीके वो किस तरह साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं वो आपको? हाँ, अक्सर अप्रिशिएट मुझे करती हैं, मेरे गुरु हैं। एंड बाकी ट्रांस भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप काम कर रही हैं। एंड बहुत बुरा ये पेशा है, मतलब कि भीख मांगना, फंक्शन करना, ये बहुत बुरा है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आप उस तरफ नहीं आई, आप पॉजिटिव वे पर आई हैं। हाँ। इतनी मेहनत करके, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे उनसे मिलकर। एंड मैं जब उनमें बैठती हूँ तो मैं खुद को अच्छा फील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो काम नहीं कर रही एंड मैंने मेहनत की है तो मुझे आज अल्लाह ने फल दिया। तो क्या समझती हो, क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं? इसी काम को आगे, प्रोफेशन को लेके चलना है, एजुकेशन भी साथ साथ आगे हासिल करनी है, क्या सोचा हुआ है? मेरा यही ख्वाब है कि मैं अपने प्रोफेशन को साथ लेकर चलूँ। उसके साथ साथ मैं जो है एक ऐसा इदारा खोलना चाहती हूँ जहाँ पर सब आएँ। जैसे कहते हैं ना, इक्वालिटी हो हमारी सोसाइटी में। वहाँ पर कोई ना हो कि ये ना हो कि मर्द नहीं सीख सकता, औरत नहीं आ सकती, ट्रांस नहीं आ सकता। तो मैं एक ऐसा इदारा खोलना चाहती हूँ जहाँ पर सारे सीख सकें। एंड मुझे बहुत पढ़ाई, एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो मुझे एजुकेशन में शुरू से इंटरेस्ट था एंड मैं एजुकेशन हासिल करना चाहती थी। एंड साथ साथ मेरा ये भी ड्रीम पूरा हो रहा है कि मैं एजुकेशन हासिल कर रही हूँ। तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एजुकेशन हासिल करके बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे रोल मॉडल कर चुके हैं। एंड मैं खुद को ऐसी पर्सनैलिटी बनाना चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी जो है हमसे मुतासिर हो कि आप लोग कुछ कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं खुद को ऐसा बनाना चाहती हूँ। सही। तो फिर हाइड्रा फेशियल वगैरह, जाहिर सी बात है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी प्रोडक्ट्स भी महंगी होती हैं, मशीनरी भी, टेक्नोलॉजी भी जो है उस हवाले से भी हम बात करें तो फिर वो सारा सामान वो अभी खुद ही अपने सर पे ही किया?
जी बिल्कुल। इसके अलावा मैंने सपोर्ट मांगा था। मेरे टीचर्स हैं, उनसे भी सपोर्ट मांगा था, गुरु वगैरह से सपोर्ट मांगा, तो इस तरीके इस तरह सैलून को जो है जी, वो रन बिल्कुल। कर रही हो। सही। अच्छा ये बताओ माहीन, एक तो ये बोल रहे खेल कौन कौन से पसंद है, खेलने में भी है दिलचस्पी या नहीं? क्रिकेट। क्रिकेट शौक है, खेलती हो, कभी टाइम मिलता है तो? बचपन में बहुत खेला था। अच्छा। अब कभी कभी टाइम नहीं भी मिलता है, बस देख के शौक पूरा कर लेते। गली में खेलते हैं बच्चे वो देख के। सही है, उसको उनको देखते हुए उनको सपोर्ट भी करती हो? स्पोर्ट नहीं, बस वो जब खेल रहे होते हैं उनको देख लिया, या बॉल आ गई बॉल दे दी, इस तरह का। सही। दिल करता अच्छा माहीन को शौक है मेकअप वगैरह का, बनने संवरने का, या इसी लुक में रहती है? नहीं, इसी में रहती है, सिंपल लुक में। हाँ, मेकअप का भी नहीं शौक, ना चूड़ियों का। कभी ईद आए, जैसे अभी मैं समझ रही हूँ बड़ा टाइम जल्दी गुजर रहा है, अभी रमजान भी आ जाएगा, फिर ईद भी आ जाएगी जैसे खास मौके होते हैं उन पे भी नहीं इसी तरह रहती हो, सिंपल रहती हो, कोई शौक नहीं? नहीं, कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड है वो जबरदस्ती फेशियल वगैरह ही इस तरह कर देती हैं, हल्की सी लिपस्टिक लगा दी, पर वो भी मैं उनको कहती नहीं लगाएं। चलो ये तो फ्रेंड्स बड़ी अच्छी हैं जो खुद से जबरदस्ती के अच्छा यार ये करवा लो। हाँ। अच्छा कितनी फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड मेरी 2 हैं। अच्छा, तो कैसी सिस्टर हैं दोनों? सिस्टर्स हैं? वो दोनों सिस्टर हैं। अच्छा, तो कैसी बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी है, उनके घर ही होता है मेरा ज़्यादा टाइम। इसबा है और तस्मी है। अच्छा। और उनकी एक बड़ी सिस्टर है, वो होती है जर्मनी में, वो PhD कर रही हैं वहाँ पे। पहले चाइना थी, उसके बाद अब जर्मन गई है। अच्छा, क्या शौक है माहीन को? माहीन ने इधर ही रहना है, माहीन खुद को कहाँ देखती है? मैम कुछ सही लेवल हो, मतलब अच्छा हो, जो मेरी ख्वाहिश है। शेफ की नहीं पूरी हुई तो चलो ये वाली हो जाए। मतलब दोनों में से कोई एक हो, मतलब दोनों को साथ लेके चले। मतलब शेफ को भी नहीं छोड़ना और साथ साथ इधर इस काम को भी नहीं। हाँ, मतलब दोनों में से कहीं मुझे एक मुकाम पे जाना है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा इसके साथ ये बताओ कि जिस तरह हम दोस्तों के साथ बॉन्डिंग होता है, घूमना फिरना होता है, अच्छा लगता है घूमना फिरना या नहीं? जिस तरह एक वीकेंड में आपको ऑफ तो मिलता ही होगा, तो वो फिर किस तरह अपना छुट्टी का दिन गुजारती हो? अगर घर में है तो खुद ही बारबेक्यू वगैरह कर लेते हैं। अच्छा। बाहर जाना है तो वही सूप पिया, शवारमा खा लिया, ऐसे बाइक पे हम तीनों चले जाते हैं। अच्छा, बाइक पे घूमना फिरना जो है वो आपका एक अच्छी इंटरटेनमेंट है ना, मजे की। आप जहाँ इंडिपेंडेंट जब हो, आप जहाँ मर्जी घूम फिर लें। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बाहर के खाने पसंद हैं? हाँ जी। क्या शौक से खाती हो? सब कुछ। सब कुछ? सब्जियां भी, दाल? हाँ जी, जो पका वो तो खा लेते हैं घर में। अच्छा। बाहर जब जाना है तो टिक्का हो गया, फ्राइड राइस हो गया, मंचूरियन, इस तरह के खाने जो है पसंद है। ठीक है। और नूर को किस तरह के खाने पसंद है? नूर? मुझे बेसिकली सब्जियां बहुत पसंद है। सब्जियां पसंद? सब्जियां ज़्यादा पसंद है। चिकन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितनी कि सब्जियां अच्छी लगती हैं। तो ज़्यादा मुझे सब्जियों में इंटरेस्ट है, एंड मैं बनाती भी अक्सर घर में सब्जियां। डाइट कॉन्शियस तो नहीं है नूर? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। आपको लगता है कि शायद मॉडलिंग का शौक जो है, हाँ, तो उसमें भी तुम्हें बड़ा डाइट का ख्याल? बिल्कुल, बहुत कॉन्शियस हूँ हर हवाले से। कॉन्शियस हो बहुत ज्यादा? खुद भी ब्यूटी कॉन्शियस गुरु से भी मैं अक्सर यही कहती रहती कि मुझे सब्जियां बनाना सिखाएं, तो वो मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्जियां ही सिखाती हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। वो कुकिंग सीखने का एंड मुख्तलिफ सब्जियां बनाने का, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सही। और घूमने फिरने का शौक है? घूमने फिरने का मुझे ज्यादा शौक नहीं है। ना ही मुझे गेम्स में इंटरेस्ट है। अच्छा, मतलब बिल्कुल इस तरफ नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब कुछ नहीं होता है लोगों को जाहिर हो कि अच्छा यार कुछ टाइम वेकेशंस पे चला जाए, बंदा एक ही काम से थक गया है, कुछ टाइम छुट्टियां गुजार के आए, कहीं अच्छी पुरसकून जगह पर जाए। पढ़ना बहुत पसंद है, मतलब रीडिंग करना, जैसे कहते हैं हॉबी होती है आपकी। वो रीडिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमने फिरने की बानिस्बत। वैसे गुरु वगैरह कह देती हैं कि घूमने चलना है तो उनके साथ चली जाती हूँ, बट ज्यादा मुझे अच्छा लगता है रीडिंग करके। शॉपिंग करना पसंद है? शॉपिंग करना भी जाहिर सी बात है पसंद है। आपको तो पता है ना लड़कियों के कितने टंटे होते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, माहीन को मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है। माहीन, शॉपिंग का भी शौक नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, बल्कि जाती है मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स, उनको ही कहती जल्दी कर लो जल्दी कर लो। अच्छा। तो काफी टाइम लगाते हैं एक चीज को देखना, बार बार देखना, फिर अलग अलग शॉप पे जाना, एंड पे आके फिर सोचती हैं अच्छा उस शॉप पे चलते हैं, वो लेते हैं। तो मैं तो घुमा देती होंगी फिर फ्रेंड्स? पूरे हर जगह घुमा। गुस्सा आता है माहीन को? गुस्सा ज्यादा आता है। अभी कैसे कंट्रोल करती हो?
वो भी फ्रेंड हेल्प करते हैं। वो भी फ्रेंड है, मतलब हर काम में जो है ना, ये डांट अच्छी पड़ बात जाती है। उनसे। अच्छा, डांट भी पड़ जाती है। वाह क्या बात है, वरना तो मुझे अच्छा यार मैं थोड़ा रोब होता है ना, हाँ कि अच्छा कोई डांट के तो मेरा ज्यादा रोब होगा। नहीं ऐसा क्या डांट खा लेती हो? खा लेते हैं चुप। चलो चुप करके, अच्छी बच्ची है, चुप करके डांट खा लेती है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप दोनों हमारे शो का हिस्सा बनी। और स्पेशली जाहिर सी बात है, जब ऐसे गेस्ट हमारे पास आते हैं तो दूसरे जो बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं कि ज़िंदगी में वो समझते हैं शायद हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक अच्छा एक मैसेज भी है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप तहैया कर लें तो मेरे ख्याल में वो आप काम कर सकते हैं, वो पूरा हो भी सकता है। कोई मैसेज देना चाहोगी? बिल्कुल, मैं अपनी कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहूँगी एंड हमारी सोसाइटी को, यही कि हमारी सोसाइटी अगर एक्सेप्टेशन दे हमारी सोसाइटी को तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं मुझसे सीखें ट्रांस, जो कि आप ये सोचती हैं कि बैगिंग करना, फंक्शन करना ही बस यही ज़िंदगी है, आगे बढ़ना ज़िंदगी नहीं है। तो एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपको खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमारे टीचर्स कुछ ऐसे हैं, हमारी ट्रांस कम्युनिटी में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि इतने पढ़े लिखे हैं, 3 मास्टर्स किए हुए हैं किसी ने, एंड एमफिल किया हुआ है, फिर भी उन्हें जॉब्स नहीं मिली क्योंकि वो ट्रांस हैं। एंड मुझे बहुत ही दुख फील होता है कि वो उनके पास स्किल्स नहीं है। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ऐसे NGOs हैं जो सपोर्ट कर सकती हैं हमें, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ वो भी सपोर्ट करे, गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया आपका नूर, और इसके महीन आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।